हेडिंग डालिएगा ओपेक। नाम सुना आपने ओपेक? ओपेक हेडिंग डालिए। और देखिए, जब आप बात करते हैं किसी ग्रुप की, कोई अगर समूह है तो दो टाइप से ग्रुप बनता है। एक तो रहेगा रीजनल ग्रुप, क्षेत्रीय समूह, और दूसरा होता है इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय समूह। ये दो प्रकार के समूह होते हैं, है ना। उदाहरण की अगर बात करें तो रीजनल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सार्क, बिम्स्टेक, ये दोनों उदाहरण किसके हैं? क्षेत्रीय समूह। अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करेंगे, नंबर 1 G20, नंबर 2 ओपेक, नंबर 3 G7। तो ये समूह। एक और लिख सकते हैं नंबर 4 पर ब्रिक्स। ठीक है। जब हम बात करते हैं ग्रुप की, तो कोई भी ग्रुप या तो रीजनल होगा या इंटरनेशनल होगा। रीजनल मतलब क्षेत्रीय। क्षेत्रीय एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सार्क आप जानते ही हैं, और बिम्स्टेक। ठीक है, दोनों में भारत सदस्य है। और इंटरनेशनल की अगर बात करेंगे तो G20, ओपेक, G7, ब्रिक्स। ठीक है। तो इन्हीं में से एक हमें आज ग्रुप पढ़ना है जिसका नाम क्या है? ओपेक। ठीक है। चलिए, ओपेक क्या है? ये वो कंट्री हैं, ओपेक के नाम लिख लिया सबने? ठीक है, उदाहरण लिखते हुए चलिएगा। बताइए ओपेक के बारे में कौन बताएगा कुछ? ओपेक का नाम सुना है? अच्छा, सार्क और बिम्स्टेक के मेंबर्स याद हैं? याद हैं दोनों के? वेरी गुड। चलिए भाई, हम लोग बात कर रहे हैं अभी ओपेक की। ठीक है। तो ओपेक एक प्रकार का क्या है? इंटरनेशनल ग्रुप है ना। चलिए, तो जब आप बात करेंगे ओपेक की, तो ये पेट्रोलियम का उत्पादन करके उसका निर्यात करते हैं। अगर आप लिखना चाहें, पेट्रोलियम एक्सपोर्टर हैं एक टाइप से। क्या है ये? किसका एक्सपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम। लिख लीजिएगा, पेट्रोलियम एक्सपोर्टर। पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप ओपेक की बात करें तो बेसिकली ये कोई आर्थिक ग्रुप नहीं है ना। आर्थिक समूह नहीं है। तो क्या है फिर ये? है ना, बात ये प्रश्न आएगा कि ये क्या है। तो आप देखिएगा, एक टाइम ऐसा स्टार्ट होता है कि ये किसका एक्सपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। और एनर्जी से आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करेंगे। उत्पादन की बात करेंगे मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। उद्योग वगैरह कैसे चलेगा? ऊर्जा से चलेगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत परेशान हुए। क्यों परेशान हुए? फॉर एग्जांपल जैसे इराक, उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करेंगे इराक की। तो इराक की अगर बात करें, इराक में एक शहर है बगदाद। नाम सुना आपने? इराक में क्या है? बगदाद एक शहर है। तो इराक परेशान इसलिए हुआ कि यार हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोडक्शन किसके पास? मतलब पेट्रोलियम इनके पास है, प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन लेके जाती है कोई कंपनी। कोई कंपनी लेके जाएगी। जब कंपनी लेके जाएगी तो इसका जो दाम है, जो प्राइस है, जो कीमत है,
प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम के दाम कौन तय करेगा, इसका जो प्राइस है ये कौन फिक्स करेगा। प्राइस जब फिक्स करने की बात आएगी तो यहाँ पर कंपनी ही भूमिका निभाती है कि पेट्रोलियम का दाम कितना होना चाहिए। सब कंपनियां खड़ी हैं इराक में, सब ने आपस में तय कर लिया है कि इस बार हम सिर्फ 10 रुपये लीटर ही खरीदेंगे, तो इराक को मजबूरी में कितने में बेचने पड़ेगा, 10 रुपये में। समस्या क्या हुई, उन्हें लगा कि यार उत्पादन तो हम करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम कौन कर रहा, कंट्रीज कर रहा है, लेकिन उसका प्राइस कौन डिसाइड कर रहा, कुछ कंपनी। अच्छा, दूसरा ये है कि इन्होंने एक चीज़ और सोची, जैसे मान लिया ये है इराक है और इराक की लड़ाई हो गई किसी कंट्रीज के साथ में, मान लिया सपोज को चाइना से भिड़ गया, लड़ाई हो गई, तो इराक क्या करेगा, सबसे पहले कोशिश करेगा कि भैया पेट्रोलियम हम ही बेच रहे हैं, इस समय कोई और है नहीं, 1960 की बात है, तो पेट्रोलियम सप्लाई क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। तो मतलब क्या है कि इन्होंने ओपेक बनाया है, उसका दो रीज़न है, एक तो कंट्रोल करना है सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, एंड सेकंड पॉइंट क्या था, प्राइस ऑफ पेट्रोलियम। बात समझ आई कि ओपेक का उद्देश्य क्या है, दो चीज़ें करनी है, एक तो प्राइस कंट्रोल करना है, दूसरा सप्लाई कंट्रोल करना है। तो लिखिएगा ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपेक, नंबर 1 सप्लाई कंट्रोल, नंबर 2 प्राइस कंट्रोल। ये अपने हाथ में लेना है। तो भाई ये काम करने के लिए सन है आपका 1960, शहर है आपका बगदाद। 1960 में बगदाद की बात करेंगे, और बगदाद कहाँ पर है आपका, इराक, करेक्ट है। तो यहाँ पर आपने डिसाइड किया कि हमें एक ग्रुप बनाना है और उसमें वो सब मेंबर आएंगे जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेंबर्स लिखिए कौन कौन है, सदस्य की बात करें, मेंबर्स, सन कौन सा है और शहर कौन सा है, बगदाद। वहाँ पर डिसीजन लिया गया कि हमें एक ग्रुप बनाना है। और अब देखिए कौन कौन मेंबर्स आते हैं, लिखिएगा नंबर 1 सऊदी अरब, लिख लीजिएगा सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, वेनेजुला, नाम सुना होगा आपने वेनेजुला का, वेनेजुला साउथ अमेरिका में है, ठीक है। कितने कंट्री होगा, 5 होगा। यही 5 वो हैं जो फाउंडर मेंबर हैं, संस्थापक सदस्य, लिख लीजिएगा पांचों में, ये क्या है आपके संस्थापक सदस्य हैं। हेडक्वार्टर देखिए इसका कहाँ पर है, अगर आप हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है भाई वियना में। कहाँ पर है, वियना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वियना। और वियना किस देश में है, ऑस्ट्रिया, देखो लिखा हुआ वियना, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये ग्रुप बन गया। इसी समय क्या होता है, इजराइल की लड़ाई हो जाती है ना, इजराइल गल्फ कंट्री में लड़ाई चलती रहती है। तो सबसे पहले ओपेक ने सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम बंद कर दिया इजराइल के लिए। इट मीन्स कि अगर पॉलिटिकल कंट्रोल देखा जाए, राजनीतिक नियंत्रण, वो भी ये कर रहा है, तो ओपेक ने एक बार इजराइल की पेट्रोलियम सप्लाई भी क्या की, बंद की है। कुछ बात समझ आ रही क्या है, जैसे मान लिया हम लोग सारे लोग बैठे हुए और हम लोग आलू का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, आलू का उत्पादन के सारे लोग किसान हैं, आलू का उत्पादन कर रहे हैं। अब हमसे कोई आलू ले जा रहा है 1 रुपये किलो में, और कोई कंपनी है ना, उसने 1 रुपये किलो हमसे आलू खरीदा और मार्केट में बेचा 10 रुपये किलो, तो 9 रुपये का प्रॉफिट कौन कमा रहा, वो कंपनी कमा रही, मेहनत कौन कर रहा, हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या मिलकर तय किया कि नहीं, आलू के दाम जो है सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, कोई नहीं बेचेगा, सब एक साथ बेचेंगे, बोलेंगे नहीं 9 रुपये आप हमसे खरीदो। समझ आएगी बात, तो आपका प्रॉफिट होगा नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई मार्केट में आपकी लड़ाई होगी बाजार में, तो बोलेंगे नहीं उस बाजार में आलू हमारा नहीं जाएगा, तो आओ माफ़ी मांगने आओ। समझ आई बात नहीं, किसान आंदोलन, रेलवे ट्रैक लोग कैसे बैठ जाते हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। तो एक ग्रुप बन जाएगा, इजराइल से हो गई लड़ाई,
गल्फ कंट्रीज में। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है लड़ो बेटा, पेट्रोलियम नहीं मिलेगा। समझ आई बात नहीं? तो ओपेक ने क्या किया, पॉलिटिकल कंट्रोल भी किया, राजनीतिक नियंत्रण भी अपने अनुसार उन्होंने किया है। ठीक है, एक दौर इनका है। तो हालांकि ऑन पेपर्स की अगर आप बात करें तो ऑन पेपर्स इनका एक ही काम है कि हमें क्या करना है, प्राइस कंट्रोल करना है। ठीक है, आने वाले टाइम में कुछ और मेंबर्स ऐड हुए, लिखिएगा नाम उनका, नाइजीरिया, नाइजीरिया, अदर मेंबर्स लिखिएगा। इसके बाद कौन कौन आया, नाइजीरिया, अंगोला, अंगोला, उसके बाद यूएई, ये लीडर बन जाएगा बाद में, है ना, यूएई, लीबिया, लीबिया, लीबिया का नाम सुना है? लीबिया कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है? साउथ, बेटा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका देश है, हाँ वेरी गुड, अफ्रीका में है, ऊपर नॉर्थ की तरफ है, वेरी गुड। कतर, अल्जीरिया, अल्जीरिया, इक्वाडोर, कितने हो गए भाई? 7 हो गए। पुराने कितने हैं? एक लिखिएगा इंडोनेशिया, इस पर स्टार बना दीजिएगा या इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। इंडोनेशिया लिखा, उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब लिखिएगा इंडोनेशिया की बात करेंगे, अलग से लिखिएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इसने 2008 में एक डिसीजन लिया कि हमें अब ओपेक का मेंबर नहीं रहना है, और 2009 की बात करें, 2009 से ऑन पेपर्स इंडोनेशिया इज नॉट मेंबर ऑफ ओपेक। 2009 से इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य नहीं है। निर्णय कब लिया? 2008 में, और सदस्य कब से नहीं रहा? 2009 से। उसके बाद एक देश होगा इक्वाडोर, लिखा होगा आपने इक्वाडोर, कहाँ पे है इक्वाडोर? अरे वेरी गुड। इक्वाडोर की जब बात करें तो इसने क्या किया, 1992 पहली बार डिसीजन लिया कि हम अब बाहर जा रहे हैं। तो एक बार वो 92 में बाहर चला गया, सदस्यता अपनी वापस ली। 92 में मेंबरशिप इसने क्या की, विड्रॉ की, लिख लीजिएगा 92 में फर्स्ट टाइम मेंबरशिप विड्रॉ, प्रथम बार सदस्यता वापस, है ना। उसके बाद फिर जुड़ गया, और फिर से देखिएगा फाइनली इसने 2004 में मेंबरशिप पुनः वापस ले ली। तो इक्वाडोर ऐसा कंट्री है जिसने 2 बार सदस्यता वापस ली है। उसके बाद में आप देखेंगे 1 जनवरी 1 जैन 2019 यहाँ से ऑन पेपर्स कतर ने सदस्यता वापस ली है। कतर को पूछा गया क्यों वापस जा रहे हो, तो उसने बोला है, कतर का कारण अपना था, इसने बोला कि अब हमें ध्यान देना है प्राकृतिक गैस पर, नेचुरल गैस के उत्पादन पर। तो कतर ने क्या बहाना दिया है कि हमें फोकस किस पे करना है, नेचुरल गैस पर। तो कतर कब वापस गया है? 2019 में, ब्रैकेट लिखिएगा, ब्रैकेट में रीजन क्या दिया, फोकस ऑन नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस पर ध्यान लगाना है। ठीक है, उसके बाद अंगोला, अंगोला की बात करेंगे तो दिसंबर 2023 में डिसीजन लिया, और 1 जनवरी 2024 से अंगोला मेंबर नहीं रहा। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए ओपेक का अभी रिसेंटली कौन सा सदस्य है जिसने मेंबरशिप विड्रॉ की है, अंगोला। याद रखिएगा 2024 में ओपेक का सदस्य कौन नहीं रहा, अंगोला। ठीक है, मेंबरशिप विड्रॉ 24 में किसने करी है, अंगोला ने। फाउंडर मेंबर कितने हैं? 5 है, देख लिया आपने। ठीक है, जो कुछ नोट किया एक बार देख लीजिए फटाफट। कतर 2019 में, ठीक है, एंड 24 में कौन, अंगोला। क्लियर है। आप ये देखिएगा कि ओपेक क्यों कमजोर पड़ रहा है, रीजन समझिए, है ना। देखिए ओपेक किसका उत्पादन कर रहा है, अगर आप ओपेक की बात करें
ओपेक में वो कंट्रीज हैं जो किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, पेट्रोलियम का, है ना, ये पेट्रोलियम का। और पेट्रोलियम ये डेंजरस है किसके लिए, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए ये क्या है, ये खतरा है। तो मैक्सिमम लोग अब पेट्रोलियम नहीं यूज करेंगे, हो सकता है इसकी जगह वो क्या कर लें, अगर आप जाएंगे तो एटॉमिक एनर्जी भी इससे बेहतर है, एटॉमिक एनर्जी भी साफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में सोलर एनर्जी आपको ये नजर आएगी, सोलर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, ठीक है। तो ये तमाम एनर्जीज का जब डिमांड बढ़ेगा, इट मीन्स कि पेट्रोलियम का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ से ध्यान हटा करके कहीं और चलते हैं। बात समझ आ गई, क्योंकि यहाँ से तो काम अब चलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो घर पे जाएंगे, ओपेक एक बार पढ़ लीजिएगा और सही तरीका क्या होता, हाँ बेटा, हाँ लिख लीजिएगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक। उसके बाद लिखिएगा, अमेरिका का नाम तो सुना ही होगा आपने। चलिए इसके बारे में एक न्यूज़ लिखते हैं। अमेरिका में, किसी और देश में अगर आपको जाना है तो आपको चाहिए होगा वीज़ा। अच्छा एक काम और, जैसे अब आप ओपेक पढ़ेंगे तो मैप के साथ पढ़िएगा, अमेरिका की बात करेंगे और अमेरिका के जो स्पेशल वीज़ा हैं उसकी बात की जाएगी, है ना, कौन कौन से वीज़ा अमेरिका जारी करता है। तो नंबर में लिखिएगा A1, A2, A3, B1, B2, पहले दोनों पढ़ लेते हैं कितने हैं। तो A1 वीज़ा किसके लिए है, ये ऑफिसर्स के लिए लिखिएगा, फॉर ऑफिसर्स, A1 अधिकारियों के लिए, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, IAS बन जाएंगे, तो आपको अमेरिका सरकार भेजेगी, तो कौन सा वीज़ा मिलेगा आपको, A1। तो A1 रहने के लिए पढ़ाई कैसी करनी पड़ेगी, A1 पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद A2 मिनिस्टर्स के लिए, मंत्रियों के लिए, ठीक है। और A3 जो भी राजनीति कर, जो नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए लिख लिए, पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ। मतलब क्या है कि अगर आप देखें, जैसे कोई ऐसा नेता नाम लीजिए जो सत्ता में नहीं है, मान लीजिए राहुल बाबा है ना, पॉलिटिशियन है, अगर इनको कहीं घूमने जाना है अमेरिका में, कोई काम अगर है पॉलिटिक्स को लेकर के रिसर्च करना ऐसा कुछ, तो A3 वीज़ा इनको मिलेगा। A1 किसे मिलेगा, ऑफिसर्स के लिए, A2 किसे मिलेगा और A3 किसे मिलेगा, ठीक। उसके बाद लिखिएगा B1, B1 है ट्रेड, व्यापार के लिए, ठीक है। B1 लिखिए ट्रेड, व्यापार। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई व्यापार चल रहा, मान लीजिए अगर बाइक आप एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, या आईफोन इंपोर्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत है, आप जाएंगे बात करने जाएंगे, तो वो आपको कौन सा मिलेगा, B1 मिलेगा। और B2 मिलेगा आपको टूरिज्म के लिए, पर्यटन, टूरिज्म, पर्यटन, टूरिज्म। ये आप अगर व्यापार कोई दिक्कत अगर हो गई है या घूमने जा रहे हैं, तो कितने साल के लिए जाएंगे घूमने, कुछ महीने या साल या दिन, बेसिकली दिन होगा ना, महीने भर को घूमता है वो, तो बसने जाते हैं, है ना। तो मतलब क्या है, इन दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, अल्पकालिक हैं ये दोनों। मेहमानी में जाते हैं घूमने, नहीं मौसा जी के यहाँ 2 दिन 3 दिन, या जम गए वहीं जाके, मौसा जी अब मैं आ गया, जब तक आप दौड़ाएंगे नहीं तो फिर जाऊंगा नहीं, है ना। उसके बाद लिखिएगा अगला वीज़ा J1, J1 जीवन की बात करता है, एजुकेशन, किसमें दिया जाएगा, जीवन सुधारना है अगर, तो कौन सा मिलेगा, वेरी गुड। कल्चर, संस्कृति और एजुकेशन दोनों के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कथक आता है,
कथक परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो कथक इज द पार्ट ऑफ कल्चर, तो आपको कौन सा मतलब वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है ना। एजुकेशन की बात करें, आपने मान ली सोसाइटी पढ़ ली, लेक्चर देने जा रहे हो, तो कौन सा मिलेगा, कविता पाठ, है ना। देखा होगा आजकल जो कवि है वो इधर उधर टहल रहे, है ना, बैग उठा के चल देते हैं, इनको कौन सा वीज़ा मिलेगा, जीवन, जल्दी काम करो तुरंत निकलो। लेकिन हाँ, इसमें टाइम ज़्यादा होता, हो सकता है एजुकेशन का काम है, कल्चर का काम है, आपको 6 मंथ रुकना पड़ जाए। भले आपको कथक आता है तो कथक वहाँ सिखाएंगे जा करके लोगों को, है ना। तो फिर कई बार यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी डॉक्टरेट दे देती ना, सुना होगा आपको, ये पीएचडी मिल गया है ऐसा करके, तो कुछ नहीं होता, वो उनका अलग एक दायरा होता है उनका, है ना, मानद उपाधि होती है, दी जाती बस। उसके बाद लिखिएगा H1 जो बहुत पॉपुलर है, H1B, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये बेसिकली इसमें लॉन्ग टर्म ही लिखा जाता है, लिखिएगा मत, इसमें ज़रूरत के हिसाब से होता है, डिपेंड करता है, सरकार डिसाइड करती है, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना। ये H1B वीज़ा की बात करेंगे, ये किसके लिए है, फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए जो लोग जाते हैं, है ना, उनको। लेकिन यहाँ पर वही लोग जाएंगे जो स्किल्ड हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे टहलते हुए पहुँच गए कि झाड़ू लगानी मैं लगा देता हूँ लेकिन जाऊँगा नहीं, है ना, ये सब नहीं चलेगा। इसमें क्या होते हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, स्नातक पास हैं तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक बात और समझिए, किसके लिए जा रहा है वहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट, उनके अपने लोग नहीं होंगे, अपने बच्चे भी हैं, तुम भी पहुँच गए मुस्कुराते हुए बैग लेके कि सर मैं भी आ गया। तो हर साल इस मामले में कोटा जारी होता है, कोटा समझ रहे हो ना, परसेंटेज, कि हमें कितना कोटा H1B वीज़ा का रखना है। हमेशा अगर आप देते रहेंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे, तो ये मात्र ऐसा ये वीज़ा है जिसमें हर साल कोटा चेंज होता है कि कितने लोगों को आपको बुलाना है, ठीक है। तो नंबर्स अगर आप देखें, नंबर ऑफ H1B वीज़ा, है ना, ये एवरी ईयर्स, प्रत्येक वर्ष चेंज होता है। इसकी संख्या क्या रहती है, संख्या प्रत्येक वर्ष चेंज होती है, लिख लीजिएगा। नंबर्स ऑफ H1B वीज़ा क्या स्टेबल रहेगा, फिक्स रहेगा, या चेंज वेरिएबल है, वेरिएबल है, चेंज होता है। और इसका चेंज करने का तरीका क्या होता है, कोटा सिस्टम होता है ना, कोटा प्रणाली, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, कोटा सिस्टम या कोटा प्रणाली। अब एक चीज़ देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया अमेरिका में मंदी आ गई, पैसा नहीं, नौकरियां नहीं, नौकरियां कम है, तो अपने ही लोगों के लिए मुश्किल पड़ रहा, और आप और पहुंच गए ट्रेन से, तो आपका कोटा क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था एक बार कि H1B वीज़ा रिसेशन में इसकी संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मंदी में संख्या कम होगी। ठीक है ना, ये सब पूरे साल नहीं रहते हैं H1B वीज़ा इस टाइप। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, मैच करा ले, एक तरफ कुछ वीज़ा एक तरफ एरो बना के किसको क्या दिया जाता है ना। क्योंकि अमेरिका से हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा रहता है तो हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा दूसरा वीज़ा क्या है, जैसे अच्छा इसी में देखिएगा, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और सपोज करो आप IT सेक्टर में है, फॉर एग्जाम्पल IT सेक्टर में है, तो चूँकि रोजगार के लिए मिलेगा, इसका मतलब ये है इसका स्वभाव क्या होगा, दीर्घकालिक, नौकरी मिल गई आराम से रह रहा हूं वहीं अमेरिका में, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका एक ऑफिस आपका नोएडा में है, नोएडा इंडिया में है, और एक दूसरा जो ऑफिस है वो आपका न्यूयॉर्क में है, और ये कहाँ पर है, अमेरिका में है। कोई कंपनी है, मान लिया एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ और न्यूयॉर्क दोनों जगह पर है, उसका नाम है TCS, दोनों जगह है, और ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, मल्टी नेशनल कंपनी। तो इट मीन्स कि TCS क्या हो गया, MNC हो गई, क्लियर है। अब यहाँ पर मान लिया कि रोहित काम कर रहा है ना, यहाँ पर इनका एक एम्प्लॉय है ना, तो रोहित, और रोहित यहाँ काम कर रहा है, कंपनी ने रोहित को भेजना यहाँ पर सिर्फ कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कि जाओ यार वहाँ पर प्रोजेक्ट निपटा के आओ फटाफट। और चूंकि H1B वीज़ा किस टाइप का है, लॉन्ग टर्म है,
रोहित कितने दिन जा रहा, इसकी मतलब एक व्यवस्था और करनी पड़ेगी अल्पकालिक के लिए। कुछ इस टाइप से अगर आपको काम करना हो तो अगला लिखिएगा इसी टाइप का। रोहित पढ़ा लिखा है तो L1 वीजा, अल्पकाल, अगर अल्पकाल के लिए दिया जाएगा और स्पेशली पिछले 3-4 वर्षों में किसे मिला है, आईटी सेक्टर को ज़्यादा मिला है। तो आईटी क्षेत्र में शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग जाते हैं उनको कौन सा वीज़ा मिलेगा। अगर कोई दोस्त आपको बोले या जानकार कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ 1 सप्ताह के लिए, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास L1 वीज़ा होगा। बगैर बताए मैं बता दे रहा हूँ, है ना, बागेश्वर बाबा से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, है ना। तो L1 वीज़ा की खूबी क्या है, किसको मिलेगा, आईटी सेक्टर वालों को, और कितने समय के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें नोट कर लेना ढंग से। अगर आईएएस देना है, यूपीएससी वाले आप लोग हैं, पीसीएस वाले, आईएएस वाले, पीसीएस वाले, तो पीसीएस में तो इतना लंबा नहीं पूछेंगे। पीसीएस में क्या पूछेगा, ग्रीन कार्ड। ठीक है, क्या पूछेंगे, ग्रीन कार्ड तक, वहाँ तक पहुँचेंगे आराम से। अच्छा एक चीज़ और है, ये दिमाग से भ्रम निकाल देना कि पीसीएस की तैयारी कर रहे तो डिटेल में नहीं पढ़ना है। समीक्षा वाला पेपर देखा होगा आप लोगों ने, देखा नहीं देखा, आरओ का, सारे होश उड़ गए होंगे, कंफ्यूज हो गए, अरे पेपर बार बार पढ़ा कई लोगों ने, समीक्षा ये आईएएस का तो नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट पूछ लिया था ढंग से। और उसके पीछे देखिए कारण क्या, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, एक तो नया जो बच्चा आएगा उसका दिमाग क्या होता है, तेज होता है, ये ह्यूमन नेचर है। आप देखिए जो दादाजी के टाइम पर होगा, दादाजी जब आपके बच्चे रहे होंगे तो उनको मम्मी लोग चपाती निकालती थी, पानी लगा दिया और घी जैसा लगा दिया और दे दिया, वो खा लिया उन्होंने। शायद दिमाग इतना तेज नहीं होगा या सोच या कुछ भी, मान लीजिए आज के बच्चे देखिए प्रोग्राम भी टीवी वही देखते हैं, मोबाइल पे जो उनको पसंद आएगा, कार्टून भी वही देखेंगे, इतने रिजिड हो गए। मतलब क्या, आने वाली जनरेशन जो भी होगी वो थोड़ा तेज होगी, तो आपको एक कदम आगे रहना है, वरना आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये नहीं कि तैयारी बस उतनी करनी है कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है रट रहो, ये सब जमाने जा चुके हैं। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा अगर आपको यूपी पीसीएस या बीपीएससी पढ़ना है तो अपनी रिदम को, अपनी रेंज को बढ़ाना होगा। क्लियर है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब आप कोचिंग कर रहे हो तो जब भी कोई टीचर अगर आपको डिटेल में पढ़ाए उसको आप ढंग से पढ़ें, वो आपको पीटी और मेंस हर जगह काम आएगा। अगर मैं लिमिटेड पढ़ा दूँ, चलो लिखो L1 वीज़ा, ये सब अमेरिका के वीज़ा, बात खत्म हो गई। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन किस में दिया जाता है, तो आपके माइंड कुछ तो जाएगा। कल को अखबार पढ़ेंगे, कोई आर्टिकल आ गया कि L1 वीज़ा भारत को कम मिलेंगे इस बार, तो समझ गए L1 क्या होता है, और रटे जा रहे हो L1 वीज़ा कम होगा, रट रहे, क्या मतलब इसका, समझो तो सही वो क्या कहना चाह रहा है। आईटी सेक्टर वालों को अब नहीं बुलाएंगे शॉर्ट टर्म में, वहीं के लोकल बच्चे बुलाने होंगे आपको। अमेरिका बोलेगा 10 दिन के लिए क्यों बुला रहे हो, हमारे बच्चे काम दीजिए। समझ आए बात नहीं। तो ये सारी लड़ाइयाँ चलती हैं इंडिया एंड यूएसए के बीच में, तो आपको ये समझ आना चाहिए, उसके बाद ही आप आर्टिकल डाइजेस्ट कर पाएंगे। खैर उसके बाद लिखिएगा L1 के बाद में जो सबकी पसंद है, ग्रीन कार्ड, ये परमानेंट होता है, स्थायी होता है, परमानेंट निवास करना है अगर, ये क्या है, स्थायी होता है। लिख लीजिएगा नेचर इसका परमानेंट है, स्थायी। अगर आप अमेरिका में परमानेंट हो गए हैं तो कौन सा कार्ड बनेगा आपका, ग्रीन कार्ड, है ना। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन लिखिए, कंडीशन नंबर 1, ये तब मिलेगा, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्षों के बाद, लगातार 10 वर्ष तक अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तभी आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन, ठीक है ना। दूसरा केस थोड़ा सा समझदार लोगों के लिए है, अगर आप अमेरिका गए और 3 साल, कितना टाइम अभी हुआ, 3 ईयर्स, और आप है रोहित, ठीक है, रोहित है या कोई और लड़की है, मतलब है ना, तो रोहित ने जाकर के वहाँ से जॉर्जिया से शादी कर ली, वो अमेरिका की है, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। मतलब क्या है कि आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद अगर मेल या फीमेल हमारा है कोई, वो जाकर के अमेरिका में शादी कर ले किसी वहीं के नागरिक से, तो उसको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। समझ आई बात नहीं। बिहार के एक लड़का है यूट्यूबर, वो अंग्रेजों जैसा लगता है, उसको मोदी जी ने अवार्ड दिया था, क्रिएटर्स अवार्ड, उसका नाम मुझे नहीं पता,
उसके बाद मैंने वीडियो देखे, जब मोदी जी ने उसको अवार्ड दिया तो देखा वो अपने बच्चे को बबुआ वगैरह बोलता है ना, लगता है लुक लाइक अंग्रेज, वहीं जाके शादी कर ली। 3 साल रहा होगा, उसने लड़की शादी कर ली, ग्रीन कार्ड मिल गया उसे। तो ये समझदार लोग हैं, इनका उद्देश्य बहुत क्लियर है ना, कि 10 साल तक कौन फंसे, है ना। हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए आप देखिए कुछ केस क्या है, जैसे भारत में भी होता है अपनी कंडीशन, जैसे बांग्लादेश से कोई आया तो बांग्लादेश में आप क्या बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में क्या बोलेंगे, बांग्ला ही बोलेंगे, भाषा एक है। आगे कूद के लड़का या लड़की अपने हिसाब देख लिया और जल्दी शादी कर ली, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी यहाँ की। समझ आई बात नहीं? ये सारे खेल होते रहते हैं, लेकिन ये बड़े बुद्धिमान लोग हैं, सबको ये सब समझ नहीं आता, है ना। उसके बाद एक कार्ड और बचा है, वो है आपका H4 वीजा। अगर कोई IT वर्कर है, ठीक है, IT वर्कर है, कोई साइंटिस्ट है, मतलब जो इस टाइप के पढ़े लिखे लोग जो है ना, स्किल्ड, इनकी वाइफ को जाना होगा, भाई आप वहाँ काम कर रहे हो तो वाइफ को कैसे लेके जाएंगे? अगर कोई रिलेटिव है, मम्मी पापा भाई बहन वाइफ, है ना, तो इन सब के लिए कौन सा वीज़ा दिया जाएगा? H4। ये मतलब आपके सगे संबंधियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, रिलेटिव्स के लिए, वाइफ के लिए, ठीक है। H4 वीज़ा कि 4 लोग आ जाओ फटाफट, है ना। परिवार में कितने लोग होते हैं? 4 लोग होते हैं जनरली। आजकल मॉडर्न फैमिली क्या है? 4 लोग, पति पत्नी 2 बच्चे, है ना। और अब देखिएगा, हमें लगता है हालात ये हैं कि सबसे नेक हमारा एक, अब 3 लोगों का परिवार हो जाएगा। खैर, तो ये भाई वीज़ा हो गए आपके सारे। अगला आर्टिकल देखिएगा। उसके बाद एक ग्रुप है जो न्यूज में था, बस बेसिक चीज़ जान लीजिएगा, IBSA, इब्सा, इसको हिंदी में बोलते हैं इब्सा। वो अलग चीज़ है, उसको यहाँ नहीं बोला, वो तो अपग्रेडेड है, उसको नहीं लिखेंगे। ये कोर वीज़ा है जो दिए जाते हैं ना सरकार की तरफ से, ये रेगुलर यही है, ठीक है। इब्सा का क्या काम है बताइए? इब्सा देखिए, इसमें मेंबर्स देखें क्या है, लिखिएगा इंडिया, और आपको पता है इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है? हम लोग एशिया में है। चलिए, उसके बाद ब्राज़ील, और सबको पता होगा ब्राज़ील कहाँ पर है? साउथ अमेरिका, यही है ना। उसके बाद में साउथ अफ्रीका, ये कहाँ पर है? अफ्रीका, यही है ना। मतलब क्या, ये तीनों मेंबर्स 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट में हैं और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं तीनों महाद्वीपों की। इन लोगों ने, और चूंकि अगर आप नेचर देखें, इनका नेचर क्या है, इनकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो है डेवलपिंग, विकासशील। ये कैसे राष्ट्र हैं? विकासशील, मतलब गरीब देश हैं, ये विकासशील देश हैं। इन सब लोगों की अगर बात करें तो इनके साथ एक हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ? सन 2001, और बात है दोहा की। दोहा पता कहाँ है, किस देश में है? कतर। सन 2001 में दोहा में मीटिंग चल रही है WTO की। विश्व व्यापार संगठन, और विकासशील देशों की बात नहीं सुनी जाती है। हालांकि इब्सा के बारे में शाम को भी मैं बताऊंगा डिटेल में, एग्रीकल्चर में। आज देखिए, इब्सा का जन्म कैसे हुआ, तो 2001 में दोहा वार्ता, दोहा राउंड चल रहा है। किसका है ये? WTO का। इसमें जो विकासशील देश हैं उनकी बात नहीं सुनी गई। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी बात को मजबूत कराने के लिए विचार रखा कि यार हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। अगर आप देखें, अफ्रीका में जो सही मायने में जो कंट्री है आपका, वो क्या? साउथ अफ्रीका ही है ना। उसके बाद ब्राज़ील की अगर बात करें, ब्राज़ील
दक्षिण अमेरिका का बड़ा देश है, और एशिया में आप देखें भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर हमारा बड़े क्षेत्र में होता है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि यार एक काम करते हैं, मिलकर के ग्रुप बनाएंगे, फिर देखेंगे हमारी बात कैसे नहीं सुनी जाएगी। इसी बीच क्या हुआ कि जब अगला राउंड होने जा रहा है 2003 में, लिखिएगा 2003, 2003 की बात करेंगे। 2003 मैक्सिको की बात करेंगे। मैक्सिको का एक शहर है कानकुन, ठीक है। तो कानकुन सिटी, कानपुर मत लिखना, कानकुन सिटी है मैक्सिको का, ठीक है। इसमें जब हम लोग पहुंचे तो हमने ऑफिशियली घोषणा की कि अब हम लोग एक हो गए हैं और हमने एक नया ग्रुप बना लिया जिसका नाम क्या है, इब्सा। पहली बैठक सन कौन सा है, 2003। फर्स्ट समिट, पहली जो बैठक हुई इनका, या फर्स्ट मीटिंग लिखिएगा, समिट लिखना ठीक नहीं, मीटिंग लिखिएगा। समिट और मीटिंग में क्या फर्क होता है, G20 समिट लिखा जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। नेशन ऑफ हेड, मतलब है ना, लिखिएगा हेड ऑफ नेशंस बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। सन क्या है, 2004। तो इब्सा की पहली मीटिंग किस देश में होती है, 2004 में, इंडिया, नई दिल्ली, ठीक है। ये कौन से कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग हैं, ठीक है। चलिए ये 2 कंट्रीज होगा। अब थोड़ा सा जिन लोगों को इस बार प्रीलिम्स देना है उनके लिए एक फाइल होगी, वो आप देखिएगा। हाँ इन्हीं का है, इन्हीं लोगों ने अपनी बात को स्ट्रांगली पेश करने के लिए बोला, भाई हमारी बात को सुने तो सही, इसलिए बनाया, ठीक है। तो इब्सा अब न्यूज में है क्योंकि भारत इस पर फोकस करना चाह रहा, ठीक है। देखिए ये आपने नाम सुना होगा, इन्वायरमेंट पढ़ लिया तो 100% आपने IUCN का नाम सुना होगा, ठीक है। थोड़ी सी बातें मैं बता रहा हूँ, कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो इस बार चर्चा में है, न्यूज में है, जिनको इस बार देना है प्रीलिम्स या जिनको बाद में देना है। स्टेट PCS तो हमेशा काम आएगा, चाहे अभी दे चाहे बाद में दे, है ना। तो आपको कुछ चीज़ें देख लेनी, बाकी ये PDF आपको मैं ग्रुप में डलवा दूंगा, ठीक है ना। पहले आप देख लीजिएगा क्या है। देखिए एक संस्थान है IUCN, है ना। इसका काम क्या है, देखिए कंजर्वेशन इसका काम है, संरक्षण ही इसका काम है, इंटरनेशनल है, संरक्षण करना है। और जब आप किसी स्पीसीज का संरक्षण करेंगे, देखिए बात समझिए, संरक्षण हम लोग क्यों करते हैं। अगर आप कंजर्वेशन की बात करें तो कुछ बातें आप नोट कर लेना, जो आपको नहीं पता हो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जब आप कंजर्वेशन या संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण हम उसका करेंगे जिसका जीवन खतरे में है, जो खत्म होने वाला है। क्लियर है ना भाई, किसका संरक्षण करेंगे, जो खत्म होने वाला है उसको बचाएंगे, ठीक। तो आपको एक चीज समझनी है कि किसका संरक्षण करें, है ना। तो ये कैटेगरी कौन बताएगा, IUCN। और IUCN जो ग्रुप है आपका, ये क्या करता है, IUCN बेसिकली एक बुक निकालता है, रेड डेटा बुक। इसमें जो इंडेंजर्ड, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वो रहती हैं। रेड डेटा बुक लिखिएगा, कौन पब्लिश करता है, IUCN। और इसमें कौन होता है, संकटग्रस्त प्रजातियां, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज, लिख लीजिएगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्रिटिकली या सिर्फ इंडेंजर्ड है वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो रेड डेटा बुक में क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त प्रजातियां, और दोनों की हैं, चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधा, फ्लोरा एंड फौना दोनों, लिख लीजिएगा, फ्लोरा एंड फौना बोथ, पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों, ठीक है। तो IUCN का काम क्या है, ये सिर्फ आपको बताएगा कि आपके यहां पर चीता खत्म हो गए हैं या टाइगर खत्म होने वाले हैं। बात समझ आई, कौन बताएगा, IUCN। फिर आपको डिसाइड करना है कि कंजर्वेशन, जब संरक्षण की बात करेंगे तो कंजर्वेशन मेथड्स, 2 मेथड होता है,
इसके मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और मेथड नंबर 1 इन सीटू मेथड, और दूसरा जो मेथड रहता है वो आपका एक्स सीटू मेथड। दो विधियां हैं संरक्षण की, इन सीटू एंड एक्स सीटू। साधारण सी पहचान है, इन मतलब वहीं पर अंदर ही, और एक्स मतलब बाहर निकालो, है ना। तो इन सीटू का मतलब क्या, जैसे मान लिया ये कोई जंगल का एरिया है, ये जंगल है और यहीं पर रह रहा है टाइगर, और किसी ने बता दिया, IUCN बोला है कि टाइगर कम होने वाले हैं, तो सरकार बोले ठीक, वेरी गुड, एक काम करेंगे, इन्हीं को मैं क्या करूंगा, ये बाउंड्री शेयर कर दी, मतलब बाउंड्री बना दी, इसके अंदर अब कोई नहीं जाएगा, टाइगर रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका टाइगर रिजर्व। बात समझ आई। तो अगर उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण मिल जाए तो ये कहलाएगा इन सीटू, नेचुरल हैबिट, कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट। लिखो, प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण, कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, तो क्या कहलाएगा, इन सीटू। एग्जाम्पल लिखिए, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम सुना होगा आपने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, नाम सुना होगा, ये सब लिख लीजिएगा। और अगर हम उसको घर से निकाल दें, फिर कहीं जाकर के उसे संरक्षित करें, तो क्या हो जाएगा, जैसे दिल्ली के चिड़ियाघर में आपने शेर बंद किया हुआ है, तो क्या उसका प्राकृतिक आवास है, आपने जबरदस्ती बेचारा डाल दिया यहां पर, है ना। अगर कंजर्वेशन कहां हो, आउट ऑफ नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास के बाहर कहीं संरक्षण किया जाए, तो क्या कहलाएगा, एक्स सीटू। एक्स सीटू मतलब क्या है, कंजर्वेशन, लिखिए इसमें, प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण किया जाता है, कंजर्वेशन आउट ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। बात समझ आई भाई। इन सीटू, इनका मतलब क्या है, अंदर ही, और एक्स लग जाए, एक्स तो जानते हो एक्स वो है जो अब नहीं है ना। तो एक्स मतलब क्या है कि एक्स, अगर एक्स सीटू की बात करेंगे मतलब जो नेचुरल नहीं है वहीं पर जाकर के क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया, ठीक। एग्जाम्पल लिखिएगा, चिड़ियाघर, और क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा देखिए एक चीज और है, अगर हम सीड बैंक, ISPT ने पूछा है 2013 में, और 13 और 15 16 के आसपास 2 बार पूछ लिया। एक सीटू क्या हो जाएगा, लिखिएगा, एक तो सीड बैंक, बीज बैंक, चिड़ियाघर, और घर में मछली पाल लेते हैं, घर में मछली घर बना लेते हैं, क्या वही उनका घर है, बेडरूम रखा आपने, मछलियां टहल रही, ये उनका घर है, तालाब है। तो ये समझ आई बात नहीं, मतलब कहीं पर ऐसी जगह अगर आपने रखा प्राणियों को जो उनका एक्चुअल में आवास नहीं है, वो क्या हो जाएगा, एक्स सीटू हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, नोएडा वाली मेट्रो में जाते होंगे, एक स्टेशन पड़ता होगा, एक गार्डन है, बोटानिकल गार्डन, तो ये भी क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, कुछ पेड़ पौधों को लगाकर उनको कंजर्व करना होता है, ठीक है, ये सब चीजें। तो अब ये सब मेथड आप जो है किस पर लागू करेंगे, उन प्रजातियों पर जो कि IUCN बताता है। देखिए कौन कौन सी हैं। IUCN का अगर बात करें तो इसकी स्थापना किस सन में हुई, 1948, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ग्लांड। ये कहाँ पर, ग्लांड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। इसने क्या किया था, एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं और आपने 100% ही नहीं पढ़ा होगा, किताब पढ़ी नहीं होगी, इतना टाइम कहाँ मिलता है। ISSG पढ़ा है आपने, अरे आप पढ़ रहे हो, पढ़ा ही नहीं था, है ना। देखिए क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, एक ग्रुप बनाया गया जो बताएगा इन्वेसिव प्रजातियों के बारे में। इन्वेसिव वो प्रजातियां होती हैं जो लोकल नहीं कहीं और से आई हैं। ट्रेन में यात्रा की है, जनरल डिब्बे में कभी की है ना, आप सीट बैठे हुए, अचानक सब कुछ बढ़िया चल रहा, 4 लोग बैठे, बात हो रही, पत्ते पे खेल रहे, अगले स्टेशन में गाड़ी रुकी और 10-15 लोग घुस गए, उनसे आपकी शांति भंग होगी, आपके पत्ते खेलना बंद हो जाएगा। तो जो चढ़े अचानक, जिन्होंने सब कुछ हमला कर दिया एक टाइप से, वो क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज, मतलब, है ना। मतलब जैसे क्या है, घास का मैदान है, आपकी देसी घास है,
लेकिन कोई अंग्रेजी घास ले आया या अफ्रीकन घास ले आया, वो इस तरीके से बिखर रही, भाई अफ्रीका में पानी है नहीं, सहारा से उसे मिल गया भारत में पानी, वो पागल हो गई, उसने विस्तार कर दिया, तो उसके चक्कर में जो है भारत की घास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी स्पीसीज जो लोकल पर अटैक कर दे, हमला कर दे, एक तरीके से उनको खत्म कर दे, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज बोलते हैं। तो इनको पहचानने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, उसका नाम है ISSG। ये किसने बनाया है, IUCN ने बनाया है। बात समझ आई? चलिए देखिए, ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आए। ISPT 2023 क्वेश्चन देखिए क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये किसने बनाया है। कितना साधारण सा क्वेश्चन, लेकिन नहीं पढ़ा होगा, अकल खराब हो गई। और बच्चे बोलते सर जब कुछ नहीं पता होता तो मैं C ऑप्शन मार देता हूँ, है ना, तो मार दीजिए C। इसीलिए बोलता हूँ कि डिटेल में पढ़ने की आदत डालिए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, बाकी मर्जी आपकी है। तो इसी में से कुछ स्पीसीज जो इस साल बहुत चर्चा में रही, उनमें नंबर 1 क्या है, मतलब जलकुंभी, इसको बोलते हैं ना, सुना होगा स्थानीय लोग। अब देखिए ये ऐसी तो है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, तालाब में इसी तरीके देखो कितने खूबसूरत लग रहा है ना सब कुछ। अंग्रेज इनको लेके आए थे भारत में सजावट के लिए, और ये ऐसा प्लांट है, ये सूख जाए आपको लगे मर चुका है, लेकिन जैसे पानी मिलेगा फिर से मुस्कुरा देगा। जीवन इससे सीखो, कितनी भी परेशानियां रहें लेकिन हिम्मत मत हारिए, एक दिन बादल आएंगे, तालाब भरेगा, कब्जा फिर मेरा होगा। कई बार देखिए गांव में क्या हुआ कि तालाब सुखा दिया गया, उसमें ट्रैक्टर चलवा दिया गया, आग लगवा दी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। जैसे ही मानसून आया फिर से। तो जीवन में यही समझिए, जब भी थका हुआ महसूस करो तो याद रखना जलकुंभी देवता कुछ कृपा करिए, है ना, ठीक है। तो ये है, इसने क्या किया, तालाब के जो लोकल शैवाल थे उनको खत्म कर दिया, पूरे तालाब सुखाने की कोशिश है इसकी, है ना। ये बेसिकली है कहाँ की, अमेरिका के, साउथ अमेरिका की है। स्थानीय कहाँ की है ये, साउथ अमेरिका, देखो लिखा होगा, कहाँ से लेके आए थे हम लोग, साउथ अमेरिका से। और एक खास बात देखिए, भारत की अगर बात करें आज की डेट में 2024 का आंकड़ा है, 22% ग्रीन एरिया जो है, 22% जो हरित क्षेत्र है, जो ग्रीन एरिया है, उसको कवर किसने किया हुआ है, ये है भारत। ये मेंस में लिख देना कि इन्वेसिव स्पीसीज भारत में कितना है, 22% ऑफ टोटल ग्रीन कवर ऑफ इंडिया। बात समझ आई? जब आप मेंस में लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो लिख लिया करो 22%, ये पूरी लाइन लिख लीजिएगा कॉपी पर, और मेंस में इसको लिखिएगा, भारत में मानसून इस बार जल्दी आएगा, 31 मई को जो है मानसून केरला में एंटर करेगा। और ये मेरा अनुभव रहा है, जब जब मानसून जल्दी आता है धोखा देता है। जो सफलता जल्दी मिल जाए ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद जो है एल नीनो का इफेक्ट ना पड़े कहीं, या इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव ना हो जाए बारिश, क्योंकि इतनी जल्दी क्या मतलब, इतनी कृपा क्यों भाई। या तो बाढ़ भयंकर आएगी या फिर सूखा रहेगा, है ना। मानसून ब्रेक पढ़ा होगा आपने, है ना, बारिश से स्टार्ट हो जाए उसके बाद 2 सप्ताह तक पानी ना बरसे तो उसे क्या बोलते हैं, मानसून ब्रेक, है ना। तो हो सकता है मानसून ब्रेक आपको मिले, आज का ही आर्टिकल है तो अपना देख लीजिएगा। बेटा सुपोषण नहीं, ये थोड़ी सुपोषण, मतलब इसका ग्रोथ जब होगा वो सुपोषण है, ज़्यादा हो जाएगा। ये तो वैसे ही होगा, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये इसका ग्रोथ तो होना ही होना है, और आपने उल्टा सुपोषण कर दिया। सुपोषण क्या है, सप्लाई ऑफ नाइट्रेट या मतलब आप यूरिया वगैरह, है ना, किसी भी तरीके से अगर सप्लाई हो जाएगी तालाब में तो ये भयंकर हो जाएगा, आप भूल जाएंगे ये तालाब है, बच्चे इसके ऊपर घूमने लगेंगे, इतना ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसका एक यूज़ है, ये है कि आप इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो जब आप लिखेंगे, हाँ 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 ये हो जाता है। हालांकि ये तो हर जगह आ जाएगा, कायदे में जो एल्गी है हमारा वाला वो होना चाहिए, बट ये हो जाएगा। इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर आपसे मेन से पूछ लिया जाए कि जलकुंभी, आप इंडिया में हैं, जलकुंभी हो गए, कैसे मैनेज करेंगे, तो बोलेंगे सर एक तो हम फॉडर, चारा के रूप में यूज़ करेंगे, दूसरा क्या है, इसको सड़ाकर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैविक
खाद बना लेंगे, इससे कम हो जाएगा। तो ये कुछ समाधान आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अरे कुछ समझ आ रहा? गुड। देखिए क्लास जब मेरी किया करो तो उसमें अप्रोच रखा करो मेंस की। और एक चीज़ वैसे मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि हर सब्जेक्ट में मेंस की अप्रोच लेके चलिए। जब आप यहाँ तक तैयारी कर लेंगे तो पीटी तो इससे नीचे रहता है ना, पीटी आपका रुकेगा ही नहीं, है ना। थोड़ा सा स्केल बढ़ाना होगा आपको। और आपका स्केल जैसे आप देखिए, कभी बाइक एक चलाते हो, स्कूटी बाइक को चलाया ना, तो जैसे ढलान होती है आप नीचे जा रहे हो तो इसके पहले क्या करते हैं, रेस कम करते हैं ज़्यादा करेंगे? ज़्यादा करते ना। नहीं, चढ़ाना हो तो कैसे करोगे? अगर आप धीरे धीरे जा रहे हो, रुक गई स्कूटी, खुद भी गिरोगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, स्कूटी भी जब्त हो जाएगी, घर वाले चलाने नहीं देंगे। अभी आप कहाँ पर हो? आपको सिलेक्शन लेना है ना, आप इधर हो, आईएएस बनना है, तो कस के रेस देना, स्केल बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग नहीं सर बस स्कूटी चलती रहे, आइए जैसे ढलान स्टार्ट होगी, पीटी पहला ढलान, चढ़ाई चालू करेंगे, गिर पड़ेगा वहीं पर, घर खबर जाएगी, वो रो रहा नहीं हुआ उसका, है ना। तो स्केल क्या होना चाहिए? मेंस वाला, एकदम दौड़ते हुआ सन पार करके आपको ब्रेक लगाना पड़े, सोचिए अरे नहीं नहीं बहुत पढ़ लिया, घर वाले मना करें बेटा क्या करके मानोगे, घर वाले यहाँ टेंशन बेटा कब पढ़ोगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए अभी पोस्ट कोविड में चीज़ें बदल गई, लोग हल्के लेवल से पढ़ने लगे, लेकिन आपको ना अगर आईएएस बनना है या पीसीएस भी बनना है, सिविल सेवक बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें, जैसे मैं आपको कहानी टाइप ये डायग्राम क्यों बता, देखने में अच्छा लग रहा होगा, याद रहेगा लंबे टाइम तक। मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन्वेसिव स्पीसीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं क्या है इन्वेसिव स्पीसीज, है ना, तो ये सब देखिएगा। अब आप देखिएगा ये जो एक फूल है, देखा होगा आपने, ज़्यादा होता ना, हर जगह दिखाई देता, ये फूल है और हमें फूल बना रहा, हिंदी का फूल है, इंग्लिश में फूल बना रहा हमें, है ना। और आप देखिए रहने वाला कहीं और का है, कहाँ का है, देखिए कहाँ आ गया, भारत, और हमें अच्छा लगता है, नहीं नहीं कितना प्यारा है बेचारा, है ना, इसे यहीं रहने दो। इसने कब्जा कर लिया है, इसके नीचे गेंदा खत्म हो गया। आप देखिए फ्लावर्स में एक वैरायटी थी, सर्दियों में जब 10 बजते थे तब उसका फूल खिलता था, इसलिए उसको 10 बजिया लोगों ने नाम दिया। नाम सुना आपने? नहीं, अभी अभी दिखता है, बहुत कम दिखता होगा, बहुत ही कम जगह है जिन्होंने बचा के रखा हो, पहले हर जगह था, मैक्सिमम था। और जो रूरल एरिया था वो लोग घड़ी नहीं देखते थे, अरे अच्छा देखो खिल गया, हाँ 10 बज गया 10 भाई, और सच में 10 से 15 मिनट का ही फर्क होता था ऊपर नीचे का, बाकी लगभग उसका टाइम सेट था। अभी वो खत्म हो गया, खत्म हो रहा। बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। एक घास होती थी बहुत खट्टी होती, उसका नाम था, इराक बोर्चा ने लिया है, बाकायदा बुक में दिया है उसके बारे में, वो बहुत खट्टी होती थी, छोटे छोटे फूल होते थे। यस यस, हाँ हाँ बचपन में खाई होगी आपने, है ना। उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, अभी बहुत कम है, लगभग खत्म होने वाली। क्यों खत्म होने वाली? क्योंकि अब उससे बहुत सारे कारण हैं। नेचुरल जगह जहाँ ग्रोथ होगी आप इन सबको ले आए, ये सब क्या है, इन्वेसिव है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या है, ये नीलगिरी का केस आया इस बार का जो है 2024 मतलब 23 का है, नीलगिरी इन वेस्टर्न घाट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव किसने डाला है, वो यही फूल, इसका नाम क्या है, लेंटाना कैमरा, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिला? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में मिला है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा किस कॉन्टिनेंट का है ये, अमेरिका का है। अब ये क्यों यहाँ पर हो जाता है, अगेन जितने भी इन्वेसिव हैं उनसे आप ना सीख सकते हो। देखिए क्या एबिलिटी किस चीज़ की है, टू अडॉप्ट क्या, चेंजिंग इन क्लाइमेट, अगर जलवायु बदल रही फिर भी डाल दो जिंदा हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे भयंकर इसकी प्रॉपर्टी, जिसके कारण ये हर जगह जो है आपका डेवलप हो जाता है। और एक चीज़ और देखिएगा, ये जो है दुनिया की मतलब 10 अगर गिनी जाए सबसे भयंकर इन्वेसिव स्पीसीज उनमें एक आता है, और भारत में सबसे ज़्यादा कंसर्न इसी का है। हर जगह आ गया, सड़क के किनारे हर जगह आपको मिल जाएगा, इसने कब्जा से कर लिया है। तो हमारी जो इंडिजीनियस स्पीसीज है, जो स्थानीय प्रजाति, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको बचाना है। तो ये 2 स्पीसीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद IUCN पढ़ाई होगा आपने, है ना। इनका जो डेटा है कौन प्रयोग करता है, गवर्नमेंट, सरकार। इन्होंने बोला कि भाई इसको कंट्रोल करिए, तो सरकार नियम बनाएगी, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है वो सब करेंगे। तो ये सब मैंने डेटा दे दिया, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा घर पे, है ना। ये क्वेश्चन आया था, आप कर लेंगे, IAS 2023 का क्वेश्चन है, ये भी अब हो जाएगा। ये कैटेगरीज हैं, पढ़ी होंगी पर्यावरण में आपने, मैंने रिविजन करा दिया है ना। देखिए 2 क्या है, एक क्या है सबसे जो खतरनाक, मतलब ये प्रजाति खत्म हो चुकी है। जैसे क्या, डोडो, अगर आप डोडो की बात करें, डोडो एक पक्षी है, मॉरिशस
हमारे अंडमान में भी पाया जाता था। तो डोडो कहाँ का था? मॉरिशस का। वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? तो वो किस में आ जाएगा? EX में आ जाएगा कि भाई ये X है, पहले था अब नहीं है डोडो। ठीक है। अच्छा, डोडो की अगर आप बात करेंगे तो डोडो बेसिकली उसकी लाइफ डिपेंड थी एक ट्री पर। पढ़ा होगा पर्यावरण में, नहीं पढ़ा होगा तो कहानी सुन लीजिएगा, है ना। डोडो एक पेड़ के फल खाता था, अच्छे लगते थे। अच्छा, और उस पेड़ का जीवन क्या था? वो डोडो से कनेक्ट था। डोडो जो फल खाएगा और जो बीज वेस्टेज के रूप में निकालेगा अगले दिन, उसी से वो नया पौधा बनेगा, और कोई तरीका था ही नहीं। देखो नेचर ने कैसा डिपेंडेंसी कर दी, दोनों एक दूसरे पे क्या है? निर्भर। क्लाइमेट चेंज हुआ और डोडो को लोगों ने मारा भी, बतख जैसा लगता था। ठीक है। अच्छा, डोडो को मारने के पीछे कारण भी बहुत अलग अलग थे, बताऊंगा आपको, है ना। तो जब डोडो खत्म हुआ तो वो पेड़ का नया ट्री बन पाएगा? कहीं नहीं बन पाएगा। तो वो दोनों एक साथ ही क्या हो गए? विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। और डोडो का चेहरा कभी देखिएगा, बहुत मनहूस लगता है ना। और लोग कई बार गुस्से में, अच्छा उसका मीट बहुत टाइट होता है, खाने में अच्छा नहीं होता था, तो लोग फिर भी जबरदस्ती मारते थे। अरे सुबह घर से निकले, ये मिल गया, इसे मार दो। चेहरा एकदम मनहूस बना रहता था, दुनिया का सबसे दुखी प्राणी नजर आता था। इसलिए लोग, मान ले घर से कोई जा रहा शिकारी मछली पकड़ने, डोडो मिल गया, उसका चेहरा देखा, बहुत ही अपसेट था, बहुत ही भद्दा लगता था, लोगों ने बस उसे वही निपटा दिया। बहुत टाइट मीट होता था। ये सब पढ़ेंगे उसके बारे में जब देखिएगा ना। ये मॉरिशस उसको फिर से रिक्रिएट कर रहा है जीन्स के थ्रू। 2000 जनवरी 24 में ये आर्टिकल आया था कि उसको फिर से क्लाइमेट चेंज में उसके जीन्स को ना मतलब रिक्रिएट करने की कोशिश मॉरिशस कर रहा है डोडो को, है ना। तो खैर उसके बाद में ये दोनों, और EW क्या है? मतलब ये खत्म होगा, लेकिन W मतलब वाइल्ड में, वन में खत्म हो गए। वैसे इनको कहीं कहीं रखा गया है, लेकिन वन में अब ये नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो ये दोनों तो वो हैं जो लगभग क्या होगा? खत्म हो गए हैं या होने वाले हैं। और ये वो हैं जो खतरे में हैं, चाहो तो बचा लो। ये तीन वो हैं। इनमें से सबसे ज्यादा खतरे में कौन है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अति संकटग्रस्त, जिनकी संख्या 250 रह गई। और 250 में 50 वो हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब नए बच्चों को जन्म दे सकते हैं। बाकी टोटल कितने रहेगा? 250। और 50 ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म दे सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे? आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड। पढ़ा होगा ना कंडीशन सारी, याद है ना? क्या है कंडीशन बताओ? अति संकटग्रस्त प्रजातियों की कंडीशन क्या है? नहीं, कंडीशन कैसे पहचानोगे? कुछ पैरामीटर्स है ना। अरे कौन सी स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो देखा ही नहीं गया है, उसे क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलोगे? 50 साल नहीं देखा उसे नहीं नहीं, वो सारी कहानी ठीक है। अति संकटग्रस्त किसे बोलेंगे? आस पास, ये बात ठीक थोड़ी है। इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहे मन से। आस पास क्या मतलब? बहुत कम, ये क्या मतलब? आप अगर आंसर लिखेंगे जाकर, लोग पूछेंगे भारत की ग्रोथ क्या है, सर इस बार थोड़ी सी कम। अरे क्या मतलब है इसका? डेटा देना पड़ेगा ना। तो एक कंडीशन छोटी सी क्या है, ये नोट किया होगा ना कहीं? सारी कंडीशन नोट की नहीं की होंगी, बता देना, अगली क्लास में दे दूंगा या नोट्स बना के दे दूंगा। वरना फिर तो बेटा कैसे पहचानोगे? एक कंडीशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल CR, अति संकटग्रस्त प्रजाति कौन होती है? जिसमें टोटल संख्या रह गई 250 और 50 वो हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। बात समझ आए? जो मैच्योर कितने हैं? 50 हैं। तो अगर ये पहली कंडीशन, 3 कंडीशन होती है, तो पहली कंडीशन ये है, इसको हम क्या बोलेंगे? अति संकटग्रस्त, बहुत ज्यादा खतरा है, बचा लो इन्हें वरना मर जाएंगे। उसके बाद आएंगे इंडेंजर्ड, जो खतरे में है, उतना नहीं लेकिन है खतरा। और उसके बाद क्या हो जाएंगे? वल्नरेबल, मतलब ये खतरे के नजदीक बैठे हैं, बचा लो इन्हें भी भाई, है ना। तो मतलब क्या है? ये सब प्रजातियां हैं, आपने पढ़ लिया होगा एनवायरमेंट, है ना। और चलो अगली क्लास में दे दूंगा। अब करना क्या, देखिए यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल, जो अति संकटग्रस्त प्रजातियां भारत की है, उनमें से जो बहुत चर्चा में रही, उनके फोटोज आपको दिखाऊंगा। बाकी सब पढ़ाई होगा आपने। पहला क्या है? पिग्मी हॉग, देखिएगा ये असम का है,
पिग्मी हॉग, दुनिया का सबसे छोटा पिग है ये पिग्मी हॉग। किस राज्य में पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ठीक है, ये पिग्मी हॉग देख लीजिए, रेलवे स्टेशन का चूहा नजर आ रहा है ना, इतने बड़ा होता है, अगर उसकी पूंछ काट दो तो आपको ऐसे नजर आएगा, है ना। ये कहाँ पाया जाएगा भाई? असम में। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, ये बहुत चर्चा में था इसलिए मैंने आपको इसका फोटो दिखा दिया, है ना। जो अच्छा, इसमें कैप्टिव ब्रीडिंग की गई इनकी। कैप्टिव ब्रीडिंग समझ रहे हो? मतलब कैप्टिव मतलब संरक्षित करके इनको गुवाहाटी लाया गया और वही क्लाइमेट XC2 जैसा बनाया गया। यहाँ पर जो मतलब प्रोडक्शन करने वाले, रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता रखते थे, बड़े से उनको रखा गया। इनसे नए बच्चों को जन्म जब हुआ, उन बच्चों को जाकर मानस में छोड़ा गया। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर, या मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में है। तो मानस में जाकर के इनको छोड़ा गया। तो कैप्टिव ब्रीडिंग किसकी की गई? पिग्मी हॉग की गई। और ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, कैप्टिव मतलब क्या है? कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती? इनको किसी दूसरे स्थान पर ले जाया गया, वहां पर ब्रीडिंग कराई गई। ठीक है ना। चलिए, तो ये स्पीसीज हो सकता पूछ लिया जाए, पिग्मी हॉग कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाएगा। ये होल बना करके रहता है। और कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? मानस। लिख लिया मानस आपने? जैसे ही मानस की बात करेंगे, वहां पर रिवर बहती है, नदियां हैं। मानस, ब्रह्मपुत्रा, मानस, मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। मानस ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अरे सब तो पढ़ा होगा, गुड। तो जब बाढ़ आती है तो मानस में पानी घुस जाएगा, और ये अपने बिल में बैठे हुए नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, इनके घर में पानी आ गया तो बेचारे ऊपर तैर जाते हैं। और ऊपर ही शिकारी एनिमल्स बैठे हुए, आओ बेटा कहाँ गए, तो आराम दो पकड़ लिए, नाश्ता हो गया। छोटे छोटे थे। और बच के जाओगे तो बाकी वहाँ गारो, खासी, जयंती जो ट्राइब्स हैं, गारो वारो लोग, है ना, ये तुरंत ही जुगाड़ में बैठे हैं। जैसे तैरता हुआ आ गया, तुरंत उठा लिया। आज जो है रोस्टेड बनेगा घर पे, है ना। लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकार इसका किया है, तो संख्या कम हो गई। ठीक है, उसके बाद ये सब नाम बस लिख लीजिएगा, है ना। एक देखिएगा, ये चूहा है। ठीक है, ये चूहा कौन सा है? आप देखिए, कोंडाना रेट, है ना, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा देख लीजिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये चूहा देखिए, इसकी पूंछ देखिए, इसका कलर कैसे पहचानते हैं? पूंछ में देखिए 2 कलर मिलेगा हमेशा, है ना, ये इस तरीके से। ठीक है, पूंछ बहुत लंबी होती है। और IAS प्रीलिम्स ने 2018, 19 या 20 में, सन मुझे कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन पूछा था कंगारू चूहा, उसके बारे में। तो कंगारू चूहा चूहे जैसा ही होता है, लेकिन पिछले पैर बड़े लंबे होते हैं, और पिछले पैर इतने लंबे होंगे ना कि जंप मारने लायक, मेढक जैसे। तो जैसे ही कोई सर्प वगैरह आता है, अच्छा वो बड़ा चालाक टाइप होता है, सर्प से बचता है वो। तो कोई सर्प है, उसना फन हुड अपना ऐसे किए बैठा है, वो आएगा, जंप मारेगा, और फिर इसके हुड पर मारता है। आप हिम्मत देखिए उसकी, और ऐसे मारेगा, पूरा वजन तो रहेगा, 100-200 ग्राम वजन कुछ तो रहेगा ही, तो तेजी से आएगा और चोट लगेगी। तो जैसे वो नीचे बैठता है, फिर लंबी जंप मार के निकल जाता है। कंगारू चूहा, कभी जाके घर पे देखना कंगारू रेट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन UPSC में आ चुका है। तो खैर, उसके बाद देखिए ये क्या है? ये चट्टानी चूहा है ना। ये कहाँ पाया जाएगा? मैंने लिख दिया है, ईस्टर्न घाट में, मतलब मिलेगा तमिलनाडु के आसपास में, है ना। भारत का एंडेमिक है। ये देखिएगा, सबसे बड़ा चूहा होता है, चट्टानों में रहता है। कितना भोला सा लग रहा बैठा हुआ, है ना, देखिए। ठीक है, ये भी भारत में किस राज्य में पाया जाएगा? तमिलनाडु, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट में पाया जाता है। ये चर्चा में था क्योंकि असल में क्या होता है कि ये जैसे चट्टान से ऊपर बैठा, और चील, बाज जुगाड़ में है, इसको उठा लिया। संख्या इनकी कम हो रही है, एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। और आप देखिएगा, ये खरगोश जैसा लग रहा थोड़ा सा, ठीक है ना, ये बड़े साइज में होता है ना। तो इसकी संख्या अब तेज़ी से कम हो रही है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें क्षमता है, चट्टान को काट देता है। धीरे धीरे बैठा बैठा क्या करे आदमी, टाइम पास कर रहा है। चट्टान काटो, कटी जाएगी भाई 2-4 साल में, टाइम कैसे कटेगा। तो बेचारा भोला सा आदमी है। उसके बाद नामदफा, ये नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नाम सुना नामदफा का? नहीं, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर एक गिलहरी पाई जाती, देखिए ये गिलहरी है, ये कूदने को तैयार है। इनफैक्ट ये कूद चुकी है, इसी पेड़ बैठी थी, जंप मारी, कहीं और जा रही है, और हमें लगता है ये तो उड़ रही है, इसलिए इसका नाम है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। नेशनल पार्क कौन सा है? नामदफा। 42 वर्षों तक लापता रही, अभी दिखी इसलिए चर्चा में है। और रात्रिकालीन उड़ने वाली गिलहरी प्रजाति है, रात में उड़ती है, दिन में अपना काम वाम करेगी। रात में उड़ गई, घूम के आ गई, है ना, ये सब है। ठीक है,
और ये पेड़ पर रहती है, घोंसला कई बार नीचे बना देती, खाना वाना नीचे रखती है। सर्वे हुआ था लास्ट ईयर ISPT में, पिछले साल क्वेश्चन आया था इसी गिलहरी पर। स्टेटमेंट थे वो खाना कहाँ छुपाती है, घोंसला कहाँ बनाती है, कहाँ पाई जाती है। 2023 ISPT का क्वेश्चन है। देखा नहीं देखा? कहाँ इतनी फुर्सत है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए 2015 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, मतलब देखिए उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल, उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, बात समझ आई? तो मतलब आप देखिए ना सही, कितनी कैटेगरी है। उष्णकटिबंधीय 1, 2, 3 और आर्कटिक, मतलब 4 प्रकार की जलवायु वाला कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? कंचनजंगा, नंदा देवी, नेवरा वैली, नामदफा। नामदफा है। सोचिए ISPT ने पूछ लिया, इसलिए बोलता हूँ सारी कहानी ढंग से सुना करो, तभी होगा IAS, वरना फिर कितना मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहो, है ना। तो उसका मतलब क्या है, देखो पढ़ने की हैबिट क्या होती है कि आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वरना दिखा रहे हो पड़ोसी नए बच्चों को गुमराह कर रहे हो, देखो मैं कितना पढ़ रहा हूँ। और बच्चे बोलेंगे सर 2 साल से पढ़ ही रहे होगे, हुआ नहीं, है ना। तो कारण क्या है, PT नहीं निकलता, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप आयोग को समझ ही नहीं पाते हो। किसी ने बोला ये किताब उठा लो, ये चैनल देख लो, वो कर लो, आदमी कर रहा है। अपने ऊपर भरोसा रखिए और पढ़ाई करिए एनालिसिस तरीके से, ढंग से, मतलब ठीक है ना। अगला देखिएगा मालाबार सीवेट, ये भी प्रश्न आ चुका है IAS में कई बार। मालाबार सीवेट मतलब बिल्ली टाइप है, रात में निकलती है, मछली खाती है। और मछली खाती है तो इसका घर कहाँ होगा, रेगिस्तान में या मिट्टी वाले एरिया में, दलदली एरिया में? दलदली, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका घर कहाँ होगा, मार्सी लैंड में, ठीक है। और मछली खाती है, रात में निकलती है, देख लो कितनी भोली सी लग रही, डरावनी लग रही है, हमला कर देगी, है ना। आगे देखिए मालाबार सीवेट, मालाबार बिल्ली भी कह सकते हो इसको, सीवेट इसको बोलते हैं, बड़ी होती है थोड़ा सा, देखिए, है ना। और ये मछली इसको बहुत पसंद है। अब इसे क्या ही पसंद होगी, इंसान तो कई बार रोस्टेड खा लेगा, ड्राई खा लेगा, तंदूरी मछली खा ले, इसके बाद एक ही विकल्प है, उठा लाओ मिट्टी वाली खा लो, फ्रेश वाटर वाली खा लो, है ना, यही सब होगा। खैर आगे देखिए, उसके बाद में क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल मतलब कौन होते हैं, जानते हो ना रेप्टाइल्स कौन, ठीक है, हाँ। अब उसमें कछुआ, देखिए कौन सा कछुआ है हमारे यहाँ पर, एक हॉक्स बिल टर्टल, इस तरीके दिखता है। इसे नाम याद रखिएगा, ये क्या है आपका, मतलब ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये PDF आपको आज ही मैं दे दूंगा, दे ही दिया है, ग्रुप में डलवा दीजिएगा और पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद लेदर बैक टर्टल की बात करेंगे। इनका जो है ऊपर वाला जो कवर है ना, वो जैसे चमड़े जैसा लुक लाइक लेदर लगता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है। सॉरी ये नीचे मिलेगा आपको, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, है ना। कछुए अलग अलग प्रजाति के होते हैं। उसके बाद ये भारत की नदियों में पाया जाता है, टेरापीन या भारतीय कछुआ, देखा होगा नदी में ऐसे ही पाया जाता है, देखा नहीं नदी तालाब में कछुआ, कई लोग घर में पाल लेते हैं, है ना। तो बच्चा होगा इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा कलर एकदम इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये है बंगाली कछुआ, ये बंगाल में पाया जाता है, कितना खूबसूरत सा है, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है TV सीरियल देख रहा कहीं, है ना। तो ये बंगाल में पाया जाता है। एक टाइम था जब हमारे यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग होती थी, तो मुझे याद है कि जो धान के खेत, चूँकि पानी रहता है तो धान के खेत में कछुए के बच्चे मिलते थे। कछुआ नीचे दबा रहता है, उसकी उम्र होती 300 वर्ष। एक जगह डाल दीजिए, मिट्टी अगर सॉफ्ट है, गीली है थोड़ी सी, तो 200-300 साल तो वहीं निकाल देगा। सोचिए 200 साल, 300 साल, उम्र क्या है 300 ईयर्स, मतलब 4-5 पीढ़ियां निकल गई, समझ आई बात नहीं। तो ये कछुआ है आपका, और कछुए की प्रजातियां यहाँ आप अभी देख रहे हैं ना, तो ये बंगाली है। उसके बाद देखिएगा सिसपारा डे गीको, गीको मतलब छिपकली, और ये कहाँ पाई जाती है, सिसपारा। सिसपारा एक घाट है, कहाँ पर है, नीलगिरी में। तो सिसपारा घाट कहाँ पर है, नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पर है, दक्षिण भारत में, ठीक है। तो सिसपारा गीको, गीको मतलब ऐसी छिपकली होती है जो आवाज निकालती है, ये अपनी जीभ को ऊपर लगाएगी और तेजी से छुड़ाएगी तो आवाज आती है, तो शोर मचाती रहती है, दिन में बोलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डे
गीको। ठीक है, कहाँ पाई जाएगी भाई? ये सिसपारा घाट में। ये कहाँ पर है? नीलगिरी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिसपारा घाट कहाँ पर है तो नीलगिरी में है। ठीक है, सिसपारा गीको। उसके बाद देखिएगा घड़ियाल, नाम सुना होगा घड़ियाल का। ये देखो घड़ियाल है, तो घड़ियाल को कंजर्व किया जा रहा है। घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर होता है। अगर आपको क्रोकोडाइल मिल जाए तो भाग लेना, उसको आप रोक नहीं पाओगे, वो आपको ले जाएगा गंगा स्नान कराने सीधे। ठीक है, लेकिन घड़ियाल में अगर डंडा वगैरह आपके साथ है उसको भगा सकते हो, क्योंकि इसकी चोंच होती है, तो ये बस काट पाए, गुदगुदा पाएगा, आपको खा नहीं पाएगा। चोंच है पतली सी, क्या ही वो कर पाएगा, गुदगुदी होगी बस आपको, अरे ये कौन है ना, इस तरीके से। लेकिन इसमें घड़ियाल क्यों है? देखिए इसके ऊपर, नोच के ऊपर ना इस तरीके से घड़ा जैसा कुछ रखा है, इसलिए हमने बोल दिया ये क्या है, ये तो घड़ियाल है। ठीक है, अब देखिए इसका संरक्षण कहाँ कहाँ पर हुआ। लखनऊ उत्तर प्रदेश, कुकरेल घड़ियाल केंद्र एक बनाया गया, कंजर्वेशन सेंटर ऑफ घड़ियाल इन उत्तर प्रदेश। कुकरेल, कुकरेल क्या है? कुकरेल नाम क्यों रखा गया? क्योंकि कुकरेल एक नदी है। कुकरेल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती। कुकरेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? अरे सब लिखना है, सुन रहे हो कहानी, लिखो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए चंबल, चंबल नदी में भी कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया इनका, है ना, और उसका नाम है घड़ियाल इको पार्क, और ये मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको। उसके बाद ब्यास, ब्यास नदी कहाँ मिलेगी आपको? पंजाब में, तो ब्यास नदी के पास भी इनको कंजर्व किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड मछलियां हैं कुछ। पहली क्या? पौंडीचेरी सार्क, पौंडीचेरी के आसपास एक सार्क मछली मिलती है ये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गंगा नदी में मिलने वाली सार्क। ठीक है, गंगा सार्क, कई बार आईएएस पूछ लेता है कि गंगा सार्क क्या नदी है, मतलब मछली क्या है, इसके बारे में कुछ भी, तो मतलब पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। उसके बाद देखिए क्या है, ये मछली जो है ना, ये नाइफ टूथ जैसी, सॉ फिश इसको बोलते हैं, है ना। ये देखिए ना सही, इसकी चोंच कैसी है, तो ये ऐसे से हल्का सा जर्क देके ऐसे चलते, कांटे हैं ना इधर उधर, जो भी आएगा वो हटता चला जाएगा। कांटे देखिए हम कितने लंबे से हैं। ठीक है, लेकिन शिकारी लोग जो है इसे भी नहीं छोड़ते। ये मीठे समुद्री और खारे पानी तथा मीठे पानी दोनों में पाई जाती है। खास बात ये मछली आपको कहाँ मिलेगी? फ्रेश वाटर और खारे पानी दोनों में मिलती है, मतलब नदी झील में भी मिलेगी, समुद्र में भी मिलेगी। ठीक है, बात को समझ आए। उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स की अगर बात करें तो संख्या यहाँ पर दे रखी है कि, अच्छा ये ऊपर आ गया है ना, 10 मैमल्स हैं, 14 मछलियाँ ऐसी हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड इस टाइप से। ठीक है, तो आगे देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड कुछ पक्षी हैं, उनमें से मैंने कुछ के बारे में दे रखा है, वो आप देखिएगा। एक तो आपका क्या है, देखिए कौन कौन से पक्षी ऐसे हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, कुछ नाम पता आपको? अति संकटग्रस्त पक्षी कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? अच्छा, और बेटा पक्षी नहीं, वो पक्षी है, नीलगिरी ताहर उड़ता है? अरे वो तो भेड़ है, वो उड़ नहीं पाती ना, भेड़ उड़ती नहीं मेरे ख्याल से। बताइए भाई, कोई पक्षी याद है? सोच के बताइए जो बहुत ज़्यादा संकट में हो इस समय। हाँ स्पैरो, ठीक है, उस पर बातचीत चल रही है अभी, उसको शामिल नहीं किया गया, हो सकता है अगले साल मिल जाए, अभी नहीं। और बताइए। बल्चर्स, ठीक है, हाँ बात ठीक है आपकी, बल्चर। और हाँ बताओ, बस यही तो है। देखिए एक मैं स्पीसीज दिखा रहा हूँ, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है, इट मीन्स कि क्या करने जा रहे हो एग्जामिनेशन में। सबसे भयंकर जो रहती है हर जगह, देखो हिंदू का आर्टिकल पूरा डाला मैंने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नाम सुना है? नहीं सुना है तो आपका जीवन व्यर्थ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो लोग इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं, कहाँ पाया जाता है? थार रेगिस्तान, इसका मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है। ये बहुत हैवी वेट का होता है, उड़ने में से दिक्कत होती है, लोग इसे मार भी देते, शिकार इसका कर देते हैं। ठीक है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की कई सारी कमेटी बनी। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पंडित नेहरू जो है इसको राष्ट्रीय पक्षी बनाने वाले थे, लेकिन इसका नाम
गाली जैसा लगता है, बस्टर्ड मतलब, है ना, तो इंग्लिश में गाली जैसा लगता है, मतलब है ना, सुनने में ऐसा आता है, इसलिए इसको नहीं रखा, वरना यही आपका राष्ट्रीय पक्षी होने वाला था। हाँ, इसका लोकल नाम भी है, लोकल इसका भारत में अलग है, पाकिस्तान में अलग है। हाँ, लोकल भी है, अभी बता दूंगा। एक इसको सोन चिड़िया भी बोलते हैं, तो वहाँ पर न सोन चिड़िया है, एक और भी बता रहा हूँ। सोन चिड़िया जो वहाँ की जो ट्राइब्स है ना, जो मतलब रेगिस्तान में जो जनजातियाँ रहती हैं, उनको सोन चिड़िया भी बोलते हैं। और एक इसका नाम कुछ और अच्छा सा है, याद नहीं आ रहा अभी, देख लीजिए, कुछ है नाम है, मतलब है ना, सोन चिड़िया ट्राइब्स बोलते हैं, लेकिन एक ऑन रिकॉर्ड भी इसका लोकल नेम है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, ये बंगाल फ्लोरिकन है, और ये लगभग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी लगती है, देखिए ऐसी है ना, उसी तरीके से ये बंगाल में पाई जाती है ना। हाँ, गोदावन, वेरी गुड बेटा, गोदावन, हाँ, ये राजस्थानी नाम है, ये ऑन रिकॉर्ड है, राजस्थान सरकार का रिकॉर्ड में यही नाम। देखिए ये है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसा लगता है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसमें लिखा भी होगा, इसको हम बोलते हैं बंगाल बस्टर्ड, ठीक है। ये आपका नाम क्या है, बंगाल फ्लोरिकन, और ये किसके जैसी लगती है, बस्टर्ड जैसी लगती है, ठीक है। नाम लिखा, बस उसका नाम है बेटा, नाम लिखा, हमारा गोदावन करके है, सोन चिड़िया है, ये सब करके, है ना। अब आगे देखिएगा, एक ये पक्षी है बेचारा, देखा होगा, बगुला, देखा बगुला, वो तो प्रॉपर वाइट होता है, ये देखिएगा कितना मासूम सा बैठा है। अब इसकी संख्या कम हो गई, पहले क्या करता था, देखिए इसका जीवन, इसका भोजन क्या था, किसान लोग जब खेत जोतते थे ना, तो पीछे आके बैठ जाता था, छोटे मोटे कीड़े उन्हें खा रहा, आपने क्या भर दिया, जहर, पेस्टिसाइड वगैरह भर दिया, ये जैसे खाएगा जहर मर जाएगा। इसकी संख्या लगभग खत्म होने वाली, कुछ राज्यों में है, बिहार में आपको मिल जाएगा देखने को, इनकी संख्या हो सकता मिले, बाकी ये मार्सी जो तराई एरिया है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन संख्या इनकी कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एक और छोटा सा पक्षी है ना, हाँ, तो ये जो है इसको बोलते हैं कर्सर, ये है, पढ़ा होगा इनके बारे में, ये तो लिस्ट सब देखी होगी। अरे यहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल, आई इसमें एक क्वेश्चन तो रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जंगली उल्लू, जो कितना एक्टिव लग रहा है, कहीं लग रहा खतरे में है, ये खतरा पैदा कर रहा है, और है ना, तो ये जंगली उल्लू भी खतरे में है भाई, है ना, छोटा होता है। अच्छा, और उसकी एक खास बात होती है, उल्लू जो बड़े वाले होते हैं, ये जब लड़ाई करते हैं तो आँखों पर हमला करते हैं, है ना, और मतलब पुराने समय में राजा लोग इनको प्रयोग करते थे, इनके पंजे में लोहे के ना जो नेल्स वगैरह बना करके वो पहनाते थे, तो ये जा करके हमला भी कर देते थे, ये बड़े तेज होते हैं। कभी चिड़ियाघर में जाना आप, किसी भी देश, मतलब किसी देश में या कहीं किसी शहर में चिड़ियाघर में पहुंचना, तो अगर एक जगह में 4-5 उल्लू अगर कैद हैं, तो 100% उनकी दोनों आंखें होंगी नहीं, किसी की दोनों खत्म, किसी की एक खत्म, मतलब दोनों सुरक्षित तो होंगी ही नहीं। दिल्ली में चिड़ियाघर है ना, अरे है भाई, आप जाना कभी घूमने, और आपकी ध्यान से जाना, उल्लू देख के आना, और मुझे बताना कि सर आंखें थी, 100% मतलब दोनों की दोनों नहीं होंगी। अगर एक में 2-4 रहते तो, अकेला है तो अलग बात, क्योंकि जब भी ये अटैक करते हैं तो किस पर करेंगे, आंखों पर करते हैं, क्योंकि वही नहीं दिखता है रात में, चूंकि ये क्या रात में जाते हैं, रात में क्या दिखता है, आंखें ही दिखती, लेंस होता है ना आंखों में, इसलिए कहावत सुनी होगी आपने, उल्लू अगर आ रहे आंखें बचाओ, बाकी ने कुछ दिखता नहीं ढंग से, आंखों पर ही टारगेट करते हैं। सुना नहीं सुना, उल्लू कहाँ हमला करते हैं, ये सही बात है, आंखें देखिए इसकी कितनी एक्टिव है। आगे देखिए, खैर, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कुछ एम्फीबियंस भी है, उनमें नंबर 1 क्या है, देखिए मेढक, देखिए मेढक का नाम ये देखिए आपका क्या, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, अन्नामलाई में उड़ने वाला मेढक, ये देखिए पत्ते बैठा हुआ है, अन्नामलाई नाम सुना है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ सुनी होगी, वहीं पर एक मेढक पाया जाता, देखिए कितना प्यारा सा लग रहा। उसके बाद गुंडिया, अब चूंकि गुंडिया वाला गुंडे जैसा लग रहा तो लुक भी इसका बिल्कुल वैसा ही होगा, देखिए है ना, ये गुंडिया फ्रॉग, ये सब क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ये नाम याद रखिएगा। आईएएस प्रीलिम्स में मतलब हर 2 साल में एक बार जरूर क्वेश्चन पूछता है स्पीसीज से।
उसके बाद आप देखिएगा केरला का इंडियन फ्रॉग, वो मैंने डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन ये बहुत स्पेशल टाइप है। देखिएगा चार्ल्स डार्विन की बात करें, इसका नाम भी नहीं सुना होगा आपने। ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है ना। आप देखिएगा किस टाइप से इसका लुक देखिए क्या है, बड़ा यूनिक सा है, एकदम नया आर्टिकल है, मार्केट में आया, देखो है ना इस तरीके से। तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद में बाकी बहुत सारी स्पीसीज जो मुझे लगा। उसके बाद शिलोंग वाला देखिएगा, ये शिलोंग का बबल नेस्ट फ्रॉग है, जिसको मैंने बता दिया है, इस बार चर्चा में था, जो न्यूज में थे बहुत ज़्यादा, उनको मैंने डायग्राम दिखा दिया। उसके बाद टाइगर टोड, ये आपका टाइगर टोड है, देख लीजिएगा। हाँ मतलब टाइगर जैसा लग रहा होगा ना, लुक लाइक टाइगर, है ना, और हमलावर टाइप है ये, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोरल, तो ये देखिए फायर कोरल, लिखिएगा अति संकटग्रस्त प्रवाल भित्ति, अति संकटग्रस्त प्रवाल भित्ति, तो नाम क्या है, फायर कोरल। ठीक है भाई। और ये कहाँ पर मिलेगा, तो आप देखिएगा एक किस टाइप की रीफ होती हैं, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, है ना। दूसरा आप देखिएगा प्रवाल भित्ति के बारे में जो लोग पढ़ चुके हैं वो तो जान गए होंगे, बाकी जो पढ़ेंगे अभी लिख लीजिएगा, ये सबसे संकटग्रस्त हैं, तेजी से खत्म हो रही हैं। उसके बाद में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कुछ स्पाइडर मकड़ियाँ हैं, तो ये देखिएगा पहली मकड़ी क्या है, रामेश्वरम स्पाइडर, रामेश्वरम मकड़ी, ये खतरे में है अब। यही सब आता है, ISPT यही पूछेगा और आपको यही नहीं पता, मुस्कुरा रहे हो बैठे हुए एग्जाम में, तुक्का लगा रहे हो, रामेश्वरम भगवान राम के अधीन, तुक्का ऐसे लगाओगे, है ना। रामेश्वरम सजावटी मकड़ी है, देखो देखने में लग रही है सजावट टाइप में, ठीक है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और ये मकड़ी की बात करें, मकड़ी एक पेड़ पर रहने वाली प्रजाति है, ठीक है, जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में पाई जाती है, बहुत लिमिटेड एरिया में, अभी खत्म होने के कगार पर। मकड़ियाँ वैसे भी कम हो गई, जो बचपन में देखी होंगी मकड़ी अब कम होगी, बहुत ही कम होगी, है ना, क्योंकि मकड़ी, ये सब लोग क्या थे, ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो मच्छर है, मक्खी है, ये सब अगर बढ़े समझ लेना कि विनाश नज़दीक है, चाहे मतलब डिजीज आ जाए या पेंडेमिक आ जाए, ये सब मच्छर मक्खी। अब किसकी संख्या बढ़ रही, कभी सुना मच्छर कम हो गए, नहीं, मच्छर हमेशा बढ़ेंगे, ये मतलब इनकी पॉपुलेशन इंसान से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंसान बढ़ेगा मच्छर बढ़ेंगे, और ये सब लोग नेचुरल हैं, है ना। आगे देखिएगा एक और है, बड़ा सुंदर सी, देखिएगा, है ना, तो ये देखिए कितनी कलरफुल एकदम लग रही है ना। तो ये भी क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, इसका नाम क्या है, पिकॉक जैसी लग रही है ना, तो ये सब पढ़ लीजिएगा भाई। उसके बाद में एक स्पीसीज ऐसी है जो समुद्री गाय, सी काव, नाम सुना आपने, ISPT में पूछा गया है, सी काव, समुद्री गाय क्या है, ये मछली है, देखो गाय जैसी लग रही है, नहीं भोली सी, चेहरा देखिए इसका, गाय जैसा लग रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समुद्री गाय। और इसका नाम क्या है, डुगोंग, इसका एक नाम क्या है, डुगोंग। और भारत में कहाँ पाई जाती है, IS प्रीलिम्स में 2-3 बार पूछा, 2013 सब तक, आप जाके चेक करिएगा, ठीक है। तो सी काव क्या है, मछली है, इसका स्थानीय नाम क्या है, डुगोंग, ठीक है। और ये भारत में कहाँ पाई जाएगी, गल्फ ऑफ मन्नार, और आपको पता है पाक वे कहाँ पर है, ये भी जानते होंगे, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेगी आपको, अंडमान निकोबार में मिलेगी, इसका ये क्षेत्र है जहाँ पाई जाती है। ये है आपकी समुद्री गाय, मछली है, ठीक है। उसके बाद में समुद्री घोड़ा, ये देखिए दिखाई दे रहा, घोड़े जैसा है, ये भी IS प्रीलिम्स में पूछा गया है, समुद्री घोड़ा, ये मछली है, एक टाइप की क्या है, मछली है। देखो समुद्र में पाई जाने वाली छोटी मछलियों की प्रजाति है ना, इतनी मतलब टाइप्स हैं इनके। समुद्री घोड़ा एक क्या विचित्र प्रकार की मछली है। ISPT 2013 क्वेश्चन पूछा था, समुद्री घोड़ा ये क्या है, मतलब 3-4 नाम दे रखे थे, पूछा था कौन सी मछली है, अब पहला पढ़ा समुद्री घोड़ा, अरे ये कैसे मछली, तो घोड़ा है, कट कर दिया। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना UPSC क्वेश्चन नहीं क्रैक होगा। उसके बाद देखिएगा 2011 का क्वेश्चन मैंने दे दिया, और इसमें देखो इन सीटू मेथड कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है हो जाएगा, आज जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2011 का अगला क्वेश्चन क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा पहला क्वेश्चन देखिए करके, ये किसकी बात कर रहा है? इन सीटू की। तो इन सीटू मतलब नेचुरल, बायोस्फीयर रिजर्व नेचुरल है, बोटैनिकल गार्डन नेचुरल है, नेशनल पार्क नेचुरल है, वाइल्ड लाइफ नेचुरल है। आपको बताना है इसमें से कौन सा नेचुरल नहीं है। अभी देखो बात कर रहे थे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाकी सब नेचुरल है। मैंने बताया हुआ एग्जाम्पल लिखाया होगा ना, काम बन गया। आगे देखिए 2011 की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पता होगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या अदर ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों की बात यहाँ पर की गई है। पूछा कि कोयला को जलाएं तो क्या मिलता है? देख लीजिए बेटा, सभी मिलेगा। और ये दोबारा फिर से पूछ लिया ISPT में 2022 या 23 का क्वेश्चन, और उन्होंने नेचर बदल दिया कि अम्लीय वर्षा कौन कराता है, एसिड रेन कौन कराएगा? बेटा सब कराएंगे, HNO3 बनता है वो भी कराएगा। तो जाके क्वेश्चन किया करो ढंग से। हाँ बेटा कराएगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा ना, जो जो एसिड बनाएगा वो एसिड रेन कराएगा, जो भी एसिड बनाएगा वो एसिड रेन कराएगा। और हमें क्या पता, एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड रटे बैठे बचपन से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रेड डेटा बुक के बारे में, उम्मीद करता हूँ कर लेंगे, है ना। तो भाई ये रहा आपका जो स्पीसीज न्यूज में थी, मैंने सब बता दिया है ना। और ये सब मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, आपको लगे किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात समझ आए? कुछ नहीं, बाकी मर्जी आपकी है। चलिए आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। तो ये ग्रुप में मैं याद दे दूंगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा। चलिए आगे लिखेंगे, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। या मैं एक काम करता हूँ, है ना, ये जो PDF है आपको ये तो आज मिल ही जाएगी, है ना। और जो लिस्ट बाकी है स्पीसीज की, अगर आपको देना है ना। क्या रीजन? अच्छा कैसे करते हैं, ठीक। एक काम करिएगा, फिर अगली जब क्लास हो ना मेरी करंट अफेयर्स की, उससे पहले एक दिन शाम को मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, कि सर वो मुझे कैटेगरीज समझा देना कौन किस में आता है। तो मैं आपको सारी कैटेगरीज बता दूंगा किसको किस में क्यों रखते हैं, ठीक है ना। याद दिला देना बस, उसमें टाइम लगेगा आधा घंटा, इसीलिए कराने के बाद। तो खैर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से क्या बोलेंगे? CBDC। ये कौन सी करेंसी है? डिजिटल, ठीक है। किसकी है? सेंट्रल बैंक की। इसका लोगो इलेक्ट्रॉनिक्स रुपया, ER। और ये होगा आपका, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, लीगल करेंसी है ये, और फिएट करेंसी है। और तीसरी बात तो पता ही है, डिजिटल करेंसी है, ठीक है। अभी बात करेंगे, लिख लीजिएगा। देखो लीगल करेंसी की अगर बात करें, अच्छा एक चीज़ और रहेगी करंट अफेयर्स में, पीसीएस वाले कितने आप लोगों में? सारे पीसीएस वाले? अच्छा तब तो इतना ही काम हो गया। CBDC क्या है? लीगल करेंसी है, सेंट्रल बैंक की है, इलेक्ट्रॉनिक्स रुपया है, यही सब पूछा जाएगा, लिख लीजिए, है ना। देखिए मैं सब बता दे रहा हूँ, है ना।
लीगल करेंसी की अगर बात करें, अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है इस आर्टिकल को, तो आज या कल मैं शाम को इकोनॉमिक्स वाले बैच में इसको कराऊंगा। 2 चीज़ें करानी मुझे बैंकिंग वाले में, करंट अफेयर्स की, एक फिएट मनी क्या है वो कराना है, और सीबीडीसी। तो वहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। लीगल करेंसी क्या होती है? पूरे भारत में विद इन कंट्री जो भी लेन देन कर रहे हैं, आप खरीदारी कर रहे हैं, उसके लिए अगर कोई करेंसी वैलिड है सरकार की तरफ से, वो हो जाएगी लीगल। मोदी जी ने 2016 8 तारीख को, नवंबर को ये बोला था कि कल सुबह से 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं है। मतलब क्या है? अब 500 और 1000 के नोट से आप लेन देन नहीं करेंगे, लीगल नहीं रह गया। मतलब क्या है? इलीगल है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी करेंसी है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, वो तो हो जाएगी लीगल, और जिसमें लेन देन नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगी? इलीगल। क्लियर है? 500 का नोट चूंकि छापा किसने था? पुराना वाला सरकार ने। प्रॉपर्टी किसकी हो गई? गवर्नमेंट की। आज की डेट में अगर आपके पास पुराना 1000 का नोट रखा है तो आप पर केस हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसकी है? सरकार की। आप दबाए बैठे उसे, अभी तक वापस करो जाके, नया करेंसी लो जाके। समझ आई बात नहीं? तो लीगल करेंसी किसे बोलते हैं? जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, मार्केट में अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? लीगल करेंसी हो जाएगा। ठीक है? जिससे लेन देन की परमिशन आपको मिली होती है उसको क्या बोलते हैं? लीगल। ठीक है? अब फिएट मनी की बात करेंगे। ये वो मुद्रा होती है, देखिए एक मुद्रा क्या है कि आपने सोने का गोल्ड कॉइन आपने बनाया, सोने का सिक्का, और 10,000 रुपये का सोना खरीदा, उसका सिक्का बना दिया, ऊपर लिख दिया 10,000। तो वो जो 10,000 लिखा है, उस 10,000 के पीछे 10,000 का सोना है। चाहे आप सिक्के के रूप में ले लो, चाहे सोने के रूप में ले लो। मतलब उसको बैक कौन कर रहा है? एक धातु के द्वारा उसको बनाया, एक मतलब उसके सपोर्ट में एक धातु रखी गई है, एक वस्तु रखी गई, तब वो सिक्का बना है। बात समझ आई? लेकिन क्या 2000 का नोट या 500 का नोट जो अभी छपता है ये फिएट मनी है? इसके पीछे कुछ छापा जाता है? देखिए बात समझिए, फिएट मनी क्या होती है कि जिसको बैक नहीं करते हैं वो होती है फिएट मनी। लिखिएगा, फिएट मनी लिख लीजिएगा। फिएट मनी को एक बार ऐसे लिख लीजिएगा। जनरली ये क्या होता है? लीगल करेंसी होती है, और सरकार चाहे तो इसको इलीगल भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल लीगल होती है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखें इसको, इसके पीछे किसी प्रकार की कोई धातु, कोई मेटल लाइक गोल्ड या सिल्वर या कोई और वस्तु कमोडिटी नहीं रखी जाती है इसके लिए, है ना, और ऐसे छाप दी जाती है, इसको बोलते हैं फिएट मनी। ठीक है? तो अभी जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके पीछे क्या सोना रखा गया है? क्या चांदी? कुछ नहीं रखा गया, इसको ऐसे छापा गया। सरकार जो नियम है, देखिए करेंसी छापने के पीछे एक कहानी होती है। जब आप करेंसी प्रिंट करते हैं तो जैसे 200 करोड़ रुपए की एक साइकिल चलती है, इसमें हाँ 200 करोड़ इस तरीके से आपको 115 करोड़ का क्या रखना पड़ेगा? गोल्ड, और 85 करोड़ का आपको विदेशी मुद्रा रखनी पड़ती है, तब जाकर के आप 200 करोड़ की करेंसी छापते हैं। ये आरबीआई इसलिए रखता है ताकि मार्केट में आपका महंगाई ना आ जाए, है ना। लेकिन कोई धातु नहीं रखी जाती है, ठीक है। इतना कमाई करके दिखाई जाती है, इतना हक है आपका या नहीं, तभी 200 प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये अगर उसने या 200 रुपये का नोट छापा, इसके पीछे 200 का सोना रख दिया पूरा, फिर 200 छापा, फिर आपने सोना रख दिया, चांदी रख दिया, तो ये हो जाएगा, ये फिएट मनी नहीं रहेगा। फिएट मनी वो होती है जिसको छापने के पीछे किसी वस्तु को आप एज ए गिरवी नहीं रखते। तो क्या जो आज करेंसी आपके पॉकेट में है ना, ये फिएट मनी है, इसके पीछे सोना चांदी कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है, बस कमाई रखी जाती है, जीडीपी वगैरह वो सब देखा जाता है। तो अच्छा, डिजिटल की बात, तीसरा पॉइंट क्या है, एक बात समझिए, जैसे एक केस है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में, बैंक के खाते में 100 का नोट पड़ा हुआ है, इस 100 के नोट को आपने ट्रांसफर कर लिया पेटीएम में, तो पेटीएम में जो पैसा आएगा इसको हम बोलेंगे डिजिटल करेंसी, ठीक है, डिजिटल हो गया। इसको आप कहीं भेज सकते हैं, मतलब पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक काम कर सकते हैं, ये करेंसी फिर से भी तो 100 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैंक में भेज दीजिए और जाके हार्ड कैश निकाल लीजिए।
तो सही मायने में ये डिजिटल करेंसी नहीं है। सीबीडीसी क्या होगा, सरकार ने बोला कि अगर हम लोग 100 करोड़ छापेंगे तो 75 करोड़ जो है आपका, ये तो हार्ड करेंसी, पेपर करेंसी मतलब कागजी मुद्रा के रूप में रहेगा, कागजी मुद्रा रहेगी, फिजिकल करेंसी रहेगी, इसको टच कर सकते हैं आप। और बचा हुआ 25 करोड़ ये सिर्फ आपके अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा, इसको छापा नहीं जाएगा। तो 25% वो क्या हो जाएगा, डिजिटल करेंसी। तो बेसिकली सीबीडीसी वही है, ठीक है ना। तो ये आपका डिजिटल करेंसी है, इसको छापा नहीं जाएगा। तो क्या सीबीडीसी को आप हार्ड करेंसी के रूप में निकाल सकते हैं? छापा ही नहीं गया। आप बताइए, जो चीज़ पैदा ही नहीं हुई है उसको देख सकते हो आप? नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो सीबीडीसी 100% क्या हो जाएगा, ये आपका 100% डिजिटल करेंसी है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि सीबीडीसी यह क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये क्या है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, सीबीडीसी कौन छापेगा? आरबीआई, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सीआरआर, एसएलआर, क्या इसमें सीबीडीसी को रखा जा सकता है? आप बताइए। नहीं, एसएलआर सीआरआर में क्या सीबीडीसी को रख सकते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, अगर एक घर में 4 लड़के हैं, चारों खाना कहाँ खाएंगे? तो ये भाई घर के लड़के हैं ना, किसने बनाया है? सीबीडीसी किसने बनाया है? और सीआरआर एसएलआर किसका है? तो क्या बाहर हो जाएगा ये तो मुद्रा का टाइप है। 100 रुपये आपने निकालने थे, 75 छाप दिए, 25 नहीं छापे, तो बैंक क्या 75 में से दे और कम नहीं हो जाएगा उनके पास? तो भैया जब छापा है तो मैं ये भी दूंगा। समझ आई बात नहीं? सीआरआर एसएलआर दोनों में सीबीडीसी का प्रयोग हो सकता है। समझ आई बात नहीं? क्या है ये? सीबीडीसी को किस में रख सकते हैं? सीआरआर एंड एसएलआर, इसका यूज कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, सीबीडीसी अगर आप इसका यूज की बात करें तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सीआरआर में भी जमा कर सकते हैं, एसएलआर में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। दो चार घाटियां हैं वो लिख लीजिएगा। कुछ घाटियां लिख लीजिएगा प्लीज। वैली है ना, एक तरफ वैली का नाम और एक तरफ स्टेट, राज्य। नंबर 1 चुंबी, चुंबी वैली। चुंबी वैली कहाँ पर है बताइए? सिक्किम और भूटान। नाथुला दर्रा यहीं पर मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद नुब्रा, नुब्रा आपको मिलेगी लेह, और यहीं पर नुब्रा रिवर बहती है, नुब्रा नाम की एक नदी भी है। उसके बाद स्पीति, स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। पार्वती, पार्वती घाटी, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आप देखेंगे साइलेंट वैली, केरला, केरल में, ठीक है। उसके बाद में अच्छा साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, जहाँ पर एक मतलब एक मंकी पाया जाता है जो शेर जैसी पूंछ जिसकी है, सिंह पुक्ष मकाक, मैकॉक करके, है ना। आगे देखिए साइलेंट हो गया। उसके बाद में अराकू, अराकू वैली कहाँ पर है? पढ़ना मत घर पे, शायद कल बात की थी मैंने इसकी। उसके बाद में वैली ऑफ फ्लावर्स, पता होगा आपको, उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये आपका यूनेस्को की साइड में लिस्टेड है, फ्लावर्स ऑफ वैली।
कुछ ये घाटियाँ हैं, है ना। क्लास का टाइम 11:30 है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो ये सब आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। और अगली क्लास से पहले एक बार याद दिला दीजिएगा, तो मैं आपको IUCN का कैटेगरी करा दूंगा, ठीक है। और खूब मेहनत करो भाई, ठीक है। जब आप लोग तैयारी करने आ ही गए हैं तो कस के कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वगैरह देखते रहो। अगर आपका टारगेट PCS भी है तो भी अपना ना देखते रहो कि क्या क्या पिछले वर्ष में पूछा गया है।